लास्ट में कहाँ WTO में कहाँ पे थे? नव उदारवाद की नीतियां। और कहा भी जाता है कि भूमंडलीकरण और नियो लिबरल पॉलिसीज ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उदारवादी नीतियां, यानी पूरी दुनिया में बाजारवाद को फैला दीजिए तो भूमंडलीकरण हो जाएगा। और नव उदारवादी नीतियां कैसे आगे बढ़ी, उसमें 2-3 एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट, पहला, सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद और यूरोपियन यूनियन के प्रभावी विकास के पश्चात आफ्टर द disintegration of Soviet Union and influential impact of European Union, विकास के पश्चात नव उदारवादी नीतियों का प्रभाव बढ़ा। नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज, नव उदारवादी नीतियों का प्रभाव बढ़ा। नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज वेर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, नव उदारवादी नीतियों का प्रभाव पड़ा और परिणाम स्वरूप वॉशिंगटन कंसेंसस वॉशिंगटन कंसेंसस का निर्माण हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वॉशिंगटन कंसेंसस का निर्माण हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा नव उदारवादी नीतियों को प्रभावी बनाने के सुझाव दिए गए। नव उदारवादी नीतियों को प्रभावी बनाने के सुझाव दिए गए। Washington Consensus was a kind of economic prescription for promotion of neoliberal economic policies. So it was economic prescription. तो IMF ने 9 पॉलिसीज बताई कि आप नव उदारवाद को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। आप याद रखिए, इसी वॉशिंगटन कंसेंसस, अब कंसेंसस का मतलब है अब पूरी दुनिया ने मान लिया कि उदारवाद का कोई विकल्प नहीं है। That is consensus. So it was a kind of unanimity over the economic reforms. तो हर देश उदारीकरण, निजीकरण की नीतियों को आगे बढ़ा रहा था। और आपको याद दिला दें, इसके पहले भी IMF ने एक प्रोग्राम बढ़ाया था, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक विचार दिया था, जिसे कहते हैं संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम की बात हो, वॉशिंगटन सहमत की बात हो, मुद्दा एक ही तरफ है कि दुनिया में उदारीकरण की नीति अपनाई जाए। यानी अब उदारीकरण की नीति अपनाई जाएगी तो सीधी सी बात है, राज्य का नियंत्रण इकोनॉमी पे कमजोर होगा।
उदारीकरण का मतलब क्या है? वी आर प्रमोटिंग द मार्केट इकोनॉमी, बाजारवाद आगे बढ़ेगा। तो बाजारवाद को आगे बढ़ाया जाए, पूंजीवाद को आगे बढ़ाया जाए, और राज्य का जो अर्थव्यवस्था में इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है, उसे मिनिमाइज किया जाए या कम किया जाए, और जिसे कहते हैं कि जो राज्य के वेलफेयर मेजर्स हैं वो कम किए जाएं। यही सारी बातें तो संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम में भी कहा गया था। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कहाँ होगा? इकोनॉमी में होगा। और इकोनॉमी में कौन से आप स्ट्रक्चर बदलेंगे? इंस्टीड ऑफ पब्लिक सेक्टर यू शुड प्रमोट प्राइवेट सेक्टर। उदारीकरण, निजीकरण का दूसरा नाम क्या है? प्राइवेट सेक्टर। उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब होता है राज्य का अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण नहीं होगा। तो राज्य का अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण नहीं होगा, उसका दूसरा नाम क्या है? प्राइवेटाइजेशन। और याद रखिए, जब यही प्राइवेटाइजेशन और यही व्यापार पूरी दुनिया में बढ़ जाए, ग्लोबलाइजेशन। ये सब सच पूछिए, ये सब नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज के ही परिणाम है। आप कहेंगे कि हम लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों नहीं कह रहे हैं? बस नियो लिबरल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लिबरल पॉलिसीज पहले भी आई थी, तो वेलफेयर स्टेट ने उसे पीछे किया था। और नियो लिबरल का मतलब है कि फिर एक बार ये माना गया कि नोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट इज नॉट अबाउट टू वर्क, ये काम नहीं कर पा रहा है, इसके नाम पे राज्य ही घाटे में आ रहा है। इसलिए नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज का मतलब है एक दूसरा दौर जब हमने फिर से उदारीकरण की नीतियों को प्रभावी बनाया। तो पूरी दुनिया में, चाहे वो IMF के माध्यम से, और जो वॉशिंगटन कंसेंसस था उसमें भी IMF ने ही सुझाव दिया था कि 9 पॉलिसीज अपनाइए। दो 9 पॉलिसीज का मतलब नहीं है, मूल मुद्दा क्या है? दुनिया में बाजारवाद, उदारवाद आगे बढ़ेगा, और इसका आगे कंसेंसस है। और याद रखिए, रसिया भी इस पोजीशन नहीं था कि इस बात का विकल्प रख पाए, क्योंकि समाजवाद के साथ जो जो भी थे सबकी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई। एक्सेप्शन वाज ओनली चाइना। चाइना केवल एक अपवाद था, और चाइना ने 78 से ही बाजारवाद को अपना लिया था। चीन ने 78 से बाजारवाद को अपना लिया था। तो चीन एक ऐसा समाजवादी था जिसने बाजारवाद का समायोजन पहले से ही कर लिया। इसे चीन तो बचा रहा है, बाकी सब बर्बाद हुए, सब ध्वस्त हुए। ये फर्क था। इसीलिए ये क्या है कुल मिला के, यानी बाजारवाद उदारवाद की तरफ सहमति। तो वॉशिंगटन कंसेंसस बनेगा, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आएगा, तो आप याद रखिए गेट आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, WTO आगे बढ़ेगा। तो अगला पॉइंट, वाशिंगटन सहमति। के द्वारा उदारीकरण और निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। Even it was the promotion of privatization, liberalization through Washington Consensus. यानी 89 में वॉशिंगटन कंसेंसस, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम वो लगभग 1982 के बाद आया था। IMF ने दोनों दिया था। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, और 1992 में ही यूरोपियन यूनियन की मास्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई थी। और मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के द्वारा यूरोपियन यूनियन का फाउंडेशन रखा गया, और माना जाता है कि उसी मास्ट्रिक्ट ट्रीटी से यूरोपियन यूनियन बड़ा ही प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ के निकला। तो सारी बातें फेवर में जा रही थी, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। अब आप जरा देखिए, जब यूरोपियन यूनियन आप लिखेंगे, बाकी क्षेत्रीय संगठन लिखेंगे, ये प्रवृत्तियां वहां रिपीट करनी पड़ेगी। WTO में पढ़ रहे हैं तो यहाँ रिपीट करना पड़ेगा। अब जरा इस प्रभाव को देखिए। और दूसरा ये भी याद रखिए कि गेट के मंच कितने बढ़ चुके थे, गेट के मुद्दे का कितना विस्तार हो चुका था। दोनों चीजें साथ चल रही थी। एक तो पूरी दुनिया का माहौल किसके पक्ष में बन रहा था? उदारीकरण, निजीकरण। और दूसरा, गेट के काम इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि अभी लगा कि गेट इसे संभाल नहीं पाएगा। तो गेट को रिप्लेस किसने किया? WTO ने। इन्हीं सारी कारणों से ये अब चूंकि माहौल बिल्कुल फेवरेबल था,
अब सब लोगों ने कहा कि हाँ, मुक्त व्यापार आगे बढ़ेगा, मुक्त व्यापार से ही पूरी दुनिया की समृद्धि होगी, और मुक्त व्यापार एक ऐसा मात्र माध्यम है जो सबके विकास में सहायक होगा। यानी पूरा का पूरा, इसे इंग्लिश में पूरा इंटायर नैरेटिव हैज अंडरगॉन द चेंज। ऐसा लगा मार्क्सवाद बिल्कुल बेकार हो गया। लोग कहते हैं कि मार्क्सवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद को समझने के लिए एक बड़ी लोकप्रिय कहावत दी जाती थी। समाजवादी होने का मतलब, अगर आपके पास 2 गाय है तो एक गाय पड़ोसी को दे दीजिए, दैट इज सोशलिज्म। यानी आपके पास 2 टिफिन है तो एक टिफिन किसको दे दीजिए? आपके पास 2 जूते हैं, एक जूता किसको दे दीजिए? पड़ोसी को। ये दैट इज अ सोशलिज्म। और याद रखिए, अगर आपके पास 2 गाय है, दोनों गाय को राज्य ने ले लिया और राज्य ने दोनों गाय को लेकर आपको दूध दिया, दूध चाहिए, गाय चाहिए, दैट इज अ कम्युनिज्म, साम्यवाद। और अगर आपके पास 2 गाय है, एक गाय को बेच के आपने कोई और सांड खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, घोड़ा खरीद लिया, तो एक गाय को बेच के कोई एक गाय को बेच कुछ और चीज खरीद लिया, दैट इज कैपिटलिज्म। मुझे बात नहीं। तो स्वाभाविक तौर पे इसका मतलब है, अगर आपका मोबाइल, आपके पास मोबाइल 2 हैं, तो बजाय कि अपने छोटे भाई को दीजिए, बजाय कि एक मोबाइल देखिए कि एक से व्हाट्सएप चेक करेंगे, एक से फोन करेंगे, छोटे भाई के पास एक भी नहीं है, दैट इज कैपिटलिज्म, पूंजीवाद है। तो वॉशिंगटन कंसेंसस ने पूंजीवाद को आगे बढ़ा दिया, कैपिटलिज्म को आगे बढ़ा दिया। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में WTO का निर्माण हुआ। अब जरा देखें सर WTO क्या है, अगला हेडिंग। हाँ, बस एक लाइन लिख लीजिएगा, maastricht संधि आपने लिख लिया कि 1992 की maastricht संधि से यूरोपियन यूनियन का मूल आधार रखा गया। maastricht, MAAST, maastricht ट्रीटी से यूरोपियन यूनियन के विकास का मूल आधार रखा गया। यानी कुल मिला के ये मान लिया गया था कि पूंजीवाद और उदारवाद ही विश्व के विकास का सबसे बेहतर माध्यम है। अब इसके बाद फिर आया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। maastricht संधि से यूरोपियन यूनियन के विकास का मूल आधार रखा गया। अब आप देखेंगे WTO। अब WTO इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण है। ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यानी पहली बार ये WTO नहीं है, उदारीकरण भूमंडलीकरण का बढ़ता प्रभाव था। ये WTO नहीं है, एक तरीके से समाजवाद के आखिरी अवशेष की निशानी है। एक तरीके से WTO नहीं है, बल्कि नव आर्थिक उदारवादी नीतियों के बढ़ने का परिणाम है। और WTO नहीं है, बल्कि अब दुनिया के सामने समाजवादी आर्थिक विकल्प नहीं रहा। इसलिए आप देखेंगे 90 के बाद ही आखिर में क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों का इतना क्यों विकास हुआ, 90 के बाद ही WTO इतना क्यों प्रभावकारी बना, क्योंकि आपको याद दिला दें, अब समाजवाद विकल्प रहा ही नहीं। और ये समय वर्तमान दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन आया। 90 के बाद सभी देशों ने अपनी नीतियां कैसी अपना ली, उदारीकरण, निजीकरण। ये बहुत बड़ा चेंज था। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक पॉलिसीज लगभग एक जैसी आ गई। अब जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक पॉलिसीज एक जैसी आ गई, तो फिर WTO को आगे बढ़ने में बड़ा सहायता मिला। और जब पूरी दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसी एक हो जाएगी, तो देशों के बीच वस्तु, वित्त, सेवाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा कि नहीं। और देशों के बीच वस्तु, वित्त, सेवाओं का बढ़ता आदान प्रदान क्या है, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। और ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, जब WTO 90 के दशक में आ रहा था, तो एक तरफ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक हो गई, और दूसरा भी फर्क आप देखेंगे, दुनिया की इकोनॉमी तो एक जैसी होगी,
टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ने इस एक्सचेंज को बहुत मदद की, क्योंकि नाउ इट इज अब देखिए पहले के संचार के साधन कैसे थे। गांधी बाबा इंग्लैंड से अफ्रीका जा रहे थे तो उन्होंने पूरा एक किताब ही लिख दी, हिंद स्वराज। सोचिए कितना समय लगा होगा यात्रा में। और अभी तो आज की डेट में आप दिल्ली से यूएस जा सकते हैं नॉन स्टॉप फ्लाइट, वो भी 19 से 20 घंटे में। तो दुनिया में कम्युनिकेशन के साधन कितने ज्यादा चेंज हो गए। आप सोचिए कि इंडिया से अगर कोई यूएस की फ्लाइट नॉन स्टॉप है तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े बड़े विमान आ गए। और व्हाट्सएप फेसबुक से तो जहां चाहे वहीं से दुनिया से स्काइपी से आप जुड़ जाइए, वीडियो कॉलिंग कर लीजिए। यानी दूरियां खत्म हो गई दोस्तों। दूरियां रही कि नहीं रही? दूरियों को खत्म किसने कर दिया? टेक्नोलॉजी ने। तो इस टेक्नोलॉजी के कारण भूमंडलीकरण बहुत स्पीड से आगे बढ़ा। तो डब्ल्यूटीओ का मूल पर्पज क्या है? उद्देश्य बिल्कुल वैसा जैसे गेट का है। डब्ल्यूटीओ का मूल पर्पज है टू प्रमोशन ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड, बहुपक्षी व्यापार को बढ़ाना। बहुपक्षी व्यापार को बढ़ाना, राज्यों के बीच व्यापारिक विवादों को हल करना, resolving the trade dispute between the state, राज्यों के बीच व्यापारिक विवादों को हल करना, बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाना, राज्यों के बीच व्यापारिक विवादों को हल करना और प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर्यावरण हमें अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, लेकिन दैट इज अ प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास को बढ़ावा देना। अब देखेंगे पूरा पर्पस तो गेट जैसा ही है, लेकिन जो दूसरी बात आप बहुत पूर्ण देखेंगे, रिजॉल्विंग द ट्रेड डिस्प्यूट। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका निर्माण हुआ था देशों के बीच राजनीतिक विवादों को हल करना। लेकिन यहाँ किस प्रकार के विवाद हल होंगे? और व्यापारिक विवादों को हल करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन जाएगा, संस्था बन जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब जरा सोच के देखिए, अब अगर डब्ल्यूटीओ का विकास हो रहा है तो कौन सी थ्योरी को आप अप्लाई करेंगे? किस थ्योरी को? दूसरी बात है, क्या डब्ल्यूटीओ का बढ़ना यथार्थवादी सिद्धांत पे हमला है या नहीं है? क्यों? क्योंकि यथार्थवादी मानते हैं कि देयर इज एनार्की इन दिस वर्ल्ड, अराजकता है। और क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है भाई कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके राज्यों के बीच विवाद हल करेगा, ये तो होगा ही नहीं। क्योंकि यथार्थवादी ये माना करते थे कि जिसके पास शक्ति होगी विवाद उसी के फेवर में जाएगा, उसी के पक्ष में विवाद हल होगा। ये दुनिया में बहुत बड़ा चेंज है। और जरा सोच के देखिए, इसे एग्जाम में बार बार ये बात ये देखिए, हमारा विषय बड़ा समझने वाला होता है, रटने वाला नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ। ये बात आपको लगती भी होगी जब आप आईआर पढ़ते होंगे, पॉलिटी पढ़ते होंगे, और जब आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, कोई भी सब्जेक्ट जिसका पढ़िए, तो उसमें आपको साफ डिफरेंस दिखेगा। ये फैक्ट। हमारे पास फैक्ट नहीं होता, विचार आपके विचार प्रधान होने चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, अगर आपका विचार स्ट्रांग बन गया तो इससे में समझ लीजिए आपके पास 250 मार्क्स का एक पेपर के मार्क्स होते हैं आपको। और ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कुछ हम पढ़ के ऐसे लिख के नहीं, वो लिखा ही नहीं जा पाएगा। उसलिए विचारों का दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए। आपको सारी बात पर्यावरण से लेकर आतंकवाद, मानव अधिकार, सब पे नारीवाद, सब पे पकड़ होनी चाहिए। और हम लगभग सब इश्यूज को छू लेते हैं। अब ये अपने आप में दुनिया में बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी एक ही चीज को कहां से आप जोड़ सकते हैं? बार बार इस एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्या भूमंडलीकरण के बढ़ते दौर में राष्ट्रों की संप्रभुता खत्म हो गई है?
यानी डब्ल्यूटीओ का आगे बढ़ना दिखाता है राष्ट्रों की संप्रभुता पर ही कितना बड़ा हमला है। आगे आपको बता दें कैसे प्रॉब्लम है। अच्छा, तीसरी बात, हमेशा चीजों को जोड़ के समझ के पढ़ना चाहिए। इसे कई बार जब ये हमें तब समझ में आता है, जैसे नोट्स हमारा छोटा ही है, तो जो क्लास नहीं करता मतलब उसी को नोट्स जब भेजा जाता है, कभी कभी लोग पोस्टल मंगाते हैं तो कहते हैं सर यही नोट्स पर्याप्त है। हमने कहा दोस्त पर्याप्त तो है, बस पढ़ने का तरीका आना चाहिए। पर्याप्त तो यही नोट्स है, अब पढ़ने का तरीका मतलब। अब मैं ये पूछूं आपसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, आखिर में डब्ल्यूटीओ में सतत विकास से आगे गेट में नहीं आया था, क्यों? क्यों? नया मुद्दा है, ये अमूर्त बात आप बता रहे हैं, कोई कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दीजिए। 1992 अर्थ समिट, 95 में डब्ल्यूटीओ बन रहा है, 92 में अर्थ समिट, और अर्थ समिट में एक नया मुद्दा आ गया, पर्यावरण को महत्वपूर्ण तरीके से बचाना है, और इस बात की हम चर्चा करेंगे भी, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट केस हुआ है बिकॉज ऑफ अर्थ समिट। मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए हमारे विषय में एक चीज दूसरे से खूब जुड़ जाती है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं अगर एनालिसिस इतना होगा तो मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलेंगे, बस समझ के पढ़िए, जोड़ के बचा, इसका यहां यूज किया सकता है, इसका यहां यूज किया सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका सीधा सा मतलब है कि सतत विकास आगे बढ़ेगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो इसका मतलब है, अब सवाल ये उत्पन्न होता है क्या पर्यावरण का संरक्षण और व्यापार का विकास एक ही साथ चल सकता है? दोनों विरोधी हैं, पूरक हैं? ये डिबेट हम एनवायरमेंट में देखेंगे, लेकिन आपका ध्यान यहां होना चाहिए केवल अर्थ की समिट पे ही नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि पर्यावरण, एक तरफ दुनिया में देखने में दो विरोधाभासी टेंडेंसी चल रही है। भाई देखिए, बाजार को बढ़ाने का मतलब कंजम्पशन को बढ़ाना। डब्ल्यूटीओ क्या कह रहा है? ट्रेड बढ़ाया जाए, ट्रेड बढ़ेगा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस घटेगी या बढ़ेगी? भाई जब उत्पादन बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो पर्यावरण क्या होगा? दैट इज द पॉइंट ऑफ डिबेट। वो हम एनवायरमेंट में डिबेट देख लेंगे, वो हम एनवायरमेंट डिबेट देख लेंगे। और दूसरी बात आपको बता दें, ये पर्पस है, पर्पस ये है। दूसरा है इसका नेचर क्या है। अब गैट से कंपेयर भी आप कर सकते हैं। ये कोई कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी नहीं है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन, यह एक संस्था है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इट्स नॉट लाइक कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ है डब्ल्यूटीओ का? जिनेवा में हेडक्वार्टर है, ऑफिसर्स हैं, यानी उसके इंस्टीट्यूट हैं, मैकेनिज्म है, कौन कौन से उसके ब्रांचेस हैं वो भी आपको बता देंगे। और इसका मतलब है कि फिर अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, तो आप बताइए ये नॉन स्टेट एक्टर है कि स्टेट एक्टर है? नॉन स्टेट एक्टर। भाई जो भी राज्य के अलावा है, तो आप मेंस का पेपर अगर आप कभी देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कैसे नॉन स्टेट एक्टर इंटरनेशनल रिलेशन में इनका प्रभाव बढ़ रहा है, दिस ए नॉन स्टेट एक्टर है। अब अगर ये इंस्टीट्यूशन है तो कैसे काम करता है? वेरियस लेवल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो पहला, इसकी सर्वोच्च निर्णय निर्माण की संस्था क्या है? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डब्ल्यूटीओ इज वाणिज्य मंत्रियों का सम्मेलन, द कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ कॉमर्स, यानी डब्ल्यूटीओ के जितने मेंबर हैं उन सभी के वाणिज्य मंत्री डब्ल्यूटीओ के मंच पर आएंगे। दैट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ डब्ल्यूटीओ। अब जरा सोच के देखिए, ये यानी
विश्व व्यापार संगठन की सर्वोच्च नीति निर्मात्री संस्था कौन है? वाणिज्य मंत्रियों की होने वाली बैठक, द मीट ऑफ कॉमर्स मिनिस्टर्स। और ये खास तौर पे ध्यान देंगे, अगर सोच के देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में फॉरेन मिनिस्टर काम होता है डिफेंस मिनिस्टर का या कॉमर्स मिनिस्टर का? ये कोई परिवर्तन आपको दिख रहा है कि नहीं? विदेश, हम तो सामान्यतः ये समझते थे कि फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन मिनिस्ट्री काम होता है, फॉरेन पॉलिसी में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, फॉरेन पॉलिसी में डिफेंस मिनिस्टर। ये कौन मिनिस्टर जा रहा है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। ये विदेश नीति के बदलते परिणाम है। इसका मतलब है जियो पॉलिटिक्स का प्रभाव ज्यादा है या जियो इकोनॉमी का? जियो इकोनॉमी। कौन कर रहा है जियो पॉलिटिक्स? कोई बात नहीं, अगर कह भी दिया तो फिर से इसको समझ लीजिए, ये शर्माने की बात नहीं, गलती, एरर इज ह्यूमन। इसलिए इकोनॉमी का प्रभाव बढ़ा कि नहीं दुनिया में? जियो इकोनॉमी बिकेम द वेरी डोमिनेंट फैक्टर। तो आप देखेंगे अब वाणिज्य मंत्रियों की बैठक होने लगी। यही बात तो हम भारत की विदेश नीति में भी कर सकते हैं, यही बात तो हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कर सकते हैं। कैसे फॉरेन पॉलिसी के नेचर बदलने लगे, और इसलिए कहा भी जाता है कि नाउ द जियो इकोनॉमी बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीड ऑफ जियो पॉलिटिक्स। और जब जियो इकोनॉमी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था का महत्व बढ़ेगा। बात को सीधे शब्दों में कहा जाए, अर्थव्यवस्था का महत्व बढ़ेगा तो उदारवाद का प्रभाव बढ़ेगा या यथार्थवाद का? उदारवाद का। दूसरा इसमें है विवाद निस्तारण समिति, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है उसमें है विवाद निस्तारण समिति। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। अभी जो विवाद निस्तारण समिति है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, वो कैसे काम करता है? जो विवाद निस्तारण समिति डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, काम कैसे करता है? जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका ने हल्दी का पेटेंट करा लिया था, तो हमने कहा भाई हल्दी तो हमारी थी, तो उसके लिए तो हम मुकदमा लड़ना पड़ा हमें। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का मतलब है वहां पे एक न्यायपालिका जैसी होती है जिनेवा में, एक न्यायाधीश बैठा होता है, या समझ लीजिए कि आर्बिट्रेशन की बात होती है। कोई भी देश क्लेम करे, जैसे हमारे यहाँ बासमती होता है, तो अमेरिका उसका पेटेंट करा टैक्सामती। हमने कहा मती तो केवल बास होता है यार, ये टैक्सामती कहाँ से आ गई? अच्छा आप याद रखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी परंपरागत ज्ञान थे, तो हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की एक बड़ी कमी थी, लिखने पर ध्यान नहीं दिया दोस्तों। या तो लोग इतने विद्वान होते थे, शिष्य इतने विद्वान होते थे, सारी बात वो शिक्षा वर्बल होती थी। एक ने कहा, गुरु ने कहा, शिष्य को रट गया, लिखा ही नहीं उसको। पढ़ने में शिष्य मर गया तो पूरा ज्ञान वहीं विलुप्त हो गया। इसे बाद में कुछ कुछ चीजें लिखने का प्रयास किया गया, तो हमने लिखने पढ़ने में बहुत कम बल दिया। एक बात याद रखते हैं, जितनी चीजें हम लिखते जाते हैं स्मृतियां उतनी कमजोर होती जाती हैं। भाई कई लोग होते हैं पूरा ग्रंथ ही उनको याद है, और हमें किसी का मोबाइल नंबर याद नहीं हो पा रहा है दोस्तों। इसका मतलब अपने दिमाग का हम कम से कम उपयोग कर रहे हैं। हमारे दिमाग में बड़ी क्षमता है दोस्तों, डिस्ट्रक्शन के भी कंस्ट्रक्शन के भी। अब सवाल यह है कि हमने नीम का प्रयोग हमारे यहाँ बिल्कुल, नीम तो हमारे एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती है, टर्मरिक, नीम, इन सब चीजों का प्रयोग और दुनिया के पास कहीं पे नहीं था, हमारे यहाँ सब चीजों का प्रयोग था। लेकिन हम पेटेंट नहीं करा पाए थे, और पेटेंट इन्होंने करा लिया। उसके लिए अब मान हम क्लेम करेंगे, तो क्लेम कर कहाँ जाएंगे? डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। और खास बात है, डब्ल्यूटीओ के निर्णय राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं, इसलिए कहीं न कहीं ये कहना कि केनेथ वाल्ट्ज कहते हैं दुनिया अराजकतापूर्ण है, दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा है नहीं। इस मामले में डब्ल्यूटीओ का निर्माण दैट अपीयर्स वेरी सिग्निफिकेंट, इट्स नॉट लेस देन एनी माइलस्टोन। ये किसी मिल के पत्थर से इसकी उपलब्धि कम नहीं दिखती, तो बड़ी बात है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। अगला है ट्रेड, व्यापार नीति, ट्रेड रिव्यू।
ट्रेड रिव्यू पॉलिसी, व्यापार नीति समीक्षा समिति। वो हम बता देंगे। अमेरिका कई जगह प्रॉब्लम करता है, कई जगह प्रॉब्लम करता है, उसके कारण क्या क्या कमियां बताएंगे आपको, कमियां बताएंगे, हमारे पक्ष में क्या प्रॉब्लम है ये भी आपको बता देंगे। अच्छा, एक मामले में दिखता है ट्रेड रिव्यू पॉलिसी या ट्रेड रिव्यू कमेटी। तो जो ट्रेड रिव्यू पॉलिसी का मतलब होता है, डब्ल्यूटीओ का मूल काम क्या है, मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करना। और आप याद रखिए, मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करने में बाधाएं टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों हो सकती हैं, आपको याद रखना है। बिकॉज ये बात आपको गेट से याद रखनी है। इफ यू वांट टू प्रमोट द मल्टीलेटरल ट्रेड, व्हाट मे बी ऑब्स्टिकल, ट्रेड बैरियर्स एंड टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो सवाल है कि कोई भी देश कैसे अपने बाजार को संरक्षण कर रहा है, उसके लिए दो चीजें होती हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड इंपोर्ट पॉलिसी। हर राज्य की अपनी आर्थिक नीति बनती है, उसकी एक्सपोर्ट पॉलिसी बनती है, इंपोर्ट पॉलिसी बनती है। तो कहीं वो अपनी नीतियों में संरक्षणवाद का प्रयोग तो नहीं कर रहा है, इसको जांच करने के लिए एक ट्रेड रिव्यू पॉलिसी हमेशा काम करती रहती है। दुनिया के प्रत्येक देशों के व्यापार को बाकायदा डब्ल्यूटीओ अध्ययन करता है उसकी नीतियों को, कि ऐसा तो नहीं कि अपनी नीतियों को संरक्षण कर रहा है, वो अपनी वस्तुओं को बढ़ाने के लिए बाकी के साथ भेदभाव का व्यवहार कर रहा है, इसलिए बाकायदा इसका निरीक्षण किया जाता है। ट्रेड रिव्यू पॉलिसी दूसरा स्तर है। और तीसरा लास्ट, इसमें विभिन्न प्रकार की कमेटीज होती हैं, समितियां। विभिन्न प्रकार की समितियों का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की समितियों का मतलब ये होता है कि जैसे कि एग्रीकल्चर, डब्ल्यूटीओ के आजकल तो सब चीज आ गई, एग्रीकल्चर का मुद्दा अलग होगा, सर्विस का मुद्दा अलग होगा, यानी बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए इशूज तो अलग अलग होंगे। तो जितने इशूज होंगे उतनी कमेटीज बनेंगी, जितने इशूज होंगे उतनी कमेटी बनेंगी। तो एग्रीकल्चर, सर्विस या नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, नामा, तो या मान लीजिए कि ट्रिप्स या ट्रिम्स का विचार, सबके लिए अलग अलग कमेटीज काम करती हैं, जो हमेशा साल भर काम करती रहती हैं, जिससे हर देश व्यापार में संरक्षणवाद न अपना पाए और मुक्त व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार को प्रभावी तौर पर आगे किया जा सके। दैट इज एन एग्जाम्पल, ये उदाहरण है कि वाई डब्ल्यूटीओ इज एन इंस्टीट्यूशन एंड वाई डब्ल्यूटीओ इज एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अब आपसे एक सवाल पूछें कि मान लीजिए डब्ल्यूटीओ एक बार शॉर्ट नोट्स में आया था, डब्ल्यूटीओ को लिखना है शॉर्ट नोट्स में, तो ये तो आपको दिखेगा क्या क्या लिखेंगे, डायमेंशन आपको मिल गया, पर्पज क्या है, नेचर क्या है, उसके डिसीजन मेकिंग क्या है, फिर और बातें लिख लेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, जरा मुझे बताइए। डब्ल्यूटीओ को लिखना है, इसकी शुरुआत आप कैसे करेंगे? क्या यूएन? अच्छा, मतलब डब्ल्यूटीओ को शुरू करने के लिए गेट से शुरू करेंगे, ऐसे इंट्रोडक्शन देंगे आप और एक बात याद रखिए, उदारवादी आर्थिक सिद्धांत का प्रयोग आप क्यों नहीं करेंगे? गेट से प्रयोग करना फैक्चुअल है। अब देखिए, लिखने गलत तरीका क्या होता है, हमें डब्ल्यूटीओ पे लिखने को है, हमने क्या लिखा, 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। क्या लिख रहे हो यार ये? बस यही लिखने में आपको याद है, क्लास अगर आप ध्यान सुनेंगे
तो आपको कभी लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि किसी को ध्यान से आप सुनते हैं तो कभी लिखने में आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैं हर जगह बता देता हूँ कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं, कहाँ कहाँ हमें अच्छा करना है। तो देखिए यही तो हम उदारवाद को जोड़ेंगे, प्रकार्यवाद को जोड़ेंगे, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, वॉशिंगटन कंसेंसस, मैंने इतने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, आप लिख देंगे। तो आप कैसे शुरू करेंगे? यानी उदारीकरण की दुनिया में जटिल अंतर्निर्भरता बन रही है, वर्तमान विश्व भूअर्थ प्रधान है, नॉन जीरो सम गेम की दुनिया है, जहां पे व्यापार से सभी के लाभ हो सकते हैं, इसी का प्रतीक, इसी का संस्थात्मक रूप डब्ल्यूटीओ है। आईआर के टर्म्स आने चाहिए, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी, वहां आपने पढ़ा है, यहाँ यूज भी करेंगे। थियरी को हमने तरीका आपको बताया, थियरी को एक जगह नहीं पढ़ते, बट वी आर गोइंग टू यूज थियरीज टाइम एंड अगेन, दैट हाउ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी इज देयर इन द वर्ल्ड। अब ये नहीं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी वहां पढ़ा उसके बाद भूल गए, नहीं, ये लिखने का तरीका होता है। अगला, जो अगला मामला बनता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के कार्यकरण का मूल सिद्धांत क्या है? एंड प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यूटीओ इज वेरी सिमिलर टू गेट। जो प्रिंसिपल है डब्ल्यूटीओ का बिल्कुल गेट जैसा है। और गेट का मतलब पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट। भेदभाव नहीं होगा, समान व्यवहार होगा। क्या इसी को है कि एमएफएन या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का सिद्धांत। पारदर्शिता का मतलब ये होता है कि हर देश की ट्रेड पॉलिसी रिव्यू की जाएगी, ट्रेड रिव्यू पॉलिसी होगी या डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होगा, तो अपने आप में पारदर्शिता तो बनी रहेगी, कोई भी प्रोटेक्शनिज्म नहीं अपना सकता। लेकिन आपके दिमाग में फिर सवाल ये आ रहा होगा कि यार जब ये सब डब्ल्यूटीओ काम करता है, तो आखिर में चाइना और अमेरिका ये यूनिलेटरल टैरिफ कैसे बना रहे हैं? चाइना और अमेरिका डब्ल्यूटीओ के पार्ट है या नहीं है? तो ये आपको बस थोड़ा सा इतनी बात अगर समझ लिया ये हमने, तो डब्ल्यूटीओ व्यापारिक वादों को हल करेगा, बहुपक्षीय व्यापार को प्रमोट करेगा, और कोई भी देश, इसका यह मतलब होगा कोई भी देश एक पक्षी टैरिफ को इम्पोज नहीं कर सकता। अगर कोई देश एक पक्षीय टैरिफ इम्पोज नहीं करेगा, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि चाइना और अमेरिका के बीच ऐसा ट्रेड वार छिड़ा हुआ है? चाइना इज अडॉप्टिंग द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, यूएस इज इम्पोजिंग वेरियस टैरिफ ओवर चाइना। ऐसा हो कैसे रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है? इसका सीधा सा मतलब है या तो डब्ल्यूटीओ के सिद्धांत खत्म हो रहे हैं, या डब्ल्यूटीओ टूट रहा है, डब्ल्यूटीओ बेकार हो गया। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? डब्ल्यूटीओ कुछ कह रहा है, हो जब हमें एक तरफा सैंक्शन लगाना है, एक तरफा टैरिफ हम लगा सकते हैं, फिर तो डब्ल्यूटीओ में मल्टीलेटरल ट्रेड के मायने ही खत्म हो गए। ऐसा दिखता है नहीं दिखता है? आपके मन में कभी ऐसा उलझन हुआ है नहीं हुआ? हुआ तो बताइए, क्या सोचा आपने अगर हुआ तो? बताइए ऐसा कैसे हो गया? अब आपको याद दिला दें, जो चीज आपको करंट अफेयर्स लगती है उसका जवाब करंट है नहीं, तो हमको हम बता, अगर वो फाउंडेशन स्पष्ट है, बेसिक चीजें स्पष्ट हैं, तो हर चीज का जवाब आपके पास होगा। तो आप बताइए, ऐसा आपको लगा कि नहीं अजीब अटपटापन यार, कि ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो? क्या हर जगह कॉमन सेंस का जवाब नहीं चलता?
गेस तो आप खूब कर रहे हैं। याद रखिए, देयर आर वेरियस एक्सेप्शंस ऑफ एमएफएन। एक ही कहते हैं सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, गेट में भी था, यहां भी है। देयर आर वेरियस एक्सेप्शंस ऑफ एमएफएन। तो एमएफएन के इक्वल ट्रीटमेंट के तमाम अपवाद है। अपवाद नंबर एक है, अपवाद नंबर एक है कि यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में जा रही है, यानी किसी देश के सामने अगर भुगतान के संतुलन का संकट आ जाए, अर्थव्यवस्था पर खतरा आ जाए, तो वो इक्वल ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल नहीं अप्लाई करेगा। और ये डब्ल्यूटीओ क्लॉज है, ये डब्ल्यूटीओ के बाहर नहीं है। फिर क्या करेगा, वो अपने बाजार को बचाने के लिए ज्यादा टैरिफ लगाएगा। और क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, दिस इज मोस्ट एक्यूट क्राइसिस बिफोर इकोनॉमी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, अगर किसी देश के सामने ऐसी समस्या आ जाए जब वो किसी भी राज्य का अगर क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जहां से हमने आयात किया उसकी कीमत चुकाने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं है, लैक ऑफ फॉरेक्स फॉर रीपेइंग the value of our import, that creates a problem of a crisis of balance of payment। और ये इकोनॉमी का बड़ा जबरदस्त क्राइसिस होता है, क्योंकि जो दुनिया में व्यापार होता है वो हमारी अपनी करेंसी में नहीं है, वो हार्ड करेंसी में है, डॉलर में है। तो भारत को, मान लीजिए भारत को अमेरिका से हमने आयात किया या हमने सऊदी अरेबिया से कोई चीज आयात की, तो उसका पेमेंट हम डॉलर में करेंगे, रुपए में नहीं करेंगे। तो डॉलर होना चाहिए। तो जब किसी देश के पास हार्ड करेंसी बिल्कुल खत्म हो जाए कि हम अपनी आयातित वस्तुओं की कीमत न चुका पाए, तो दैट इज मोस्ट एक्यूट क्राइसिस ऑफ एनी इकोनॉमी, दैट इज द क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऐसे मामले में एमएफएन या इक्वल ट्रीटमेंट को हम पीछे करेंगे, क्योंकि भाई पहले अपने आप को बचाना है, तब तो हम मल्टीलेटरल ट्रेड करेंगे। और ऐसा पार्ट है डब्ल्यूटीओ का। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन, रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। क्षेत्रीय आर्थिक संगठन, दिस इज नेक्स्ट एक्सेप्शन। क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, और क्षेत्रीय आर्थिक संगठन में भी, यानी क्षेत्रीय आर्थिक संगठन के मेंबर अपने सदस्यों को ट्रेड में ज्यादा कंसेशन देंगे दूसरे की तुलना में। भाई एमएफएन का मतलब है डब्ल्यूटीओ के जितने पार्टनर हैं उन सभी के लिए समान टैरिफ होना चाहिए। लेकिन अगर जर्मनी और फ्रांस यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, और अगर अब अमेरिका या इंग्लैंड नहीं है, तो इंग्लैंड के आने वाली वस्तुओं को जर्मनी ज्यादा टैरिफ लगाएगा बजाय कि फ्रांस की, क्योंकि इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस बोथ आर द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, बट यूएस इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसलिए आप देखेंगे क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बढ़ने का ये भी कारण है कि डब्ल्यूटीओ इसके एग्जम्पशन देता है। डब्ल्यूटीओ कह रहा नहीं, वैसा संगठन बना लो और फिर आपको फायदा होगा। तीसरी बात है कि जब आपकी इकोनॉमी में डंपिंग का खतरा हो जाए, आपके बाजार में इतनी सस्ती वस्तुएं आने लगे कि आपकी अर्थव्यवस्था पर ही संकट आ जाए, फॉर इवन अवॉइडिंग डंपिंग टू, डंपिंग की समस्या को बचाने के लिए भी कोई भी देश एमएफएन का अपवाद अपना सकता है। कोई भी देश एमएफएन का अपवाद अपना सकता है। इसलिए आप याद रखिए, whatever trade war is going on between US and China, it is because of exceptions। ये WTO के एक्सेप्शन के पार्ट हैं। अब ये बात अलग है,
अब ये बात अलग है कि जिस लेवल पे काम चल रहा है वो अपने आप में क्या वो उस एक्सेप्शन का मिसयूज है, यूज है, ये अपने आप में विवाद का सवाल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है अमेरिका तो हमेशा इन चीजों को प्रमोटर रहा है। अमेरिका के लीडरशिप में सारी चीजें बनी हुई हैं और अमेरिका का प्रोटेक्शनिस्ट हो जाना थोड़ा सा अचंभे वाली बात तो है। अभी दिखता है कि दुनिया में एक ऐसा चेंज हो रहा है जो शायद 90s के बाद चीजें नहीं थी। अब दुनिया में एक चेंज हो रहा है, 28 साल बाद चीजें बदल रही हैं, इस मामले में हम कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल तो यह है WTO के सारे स्ट्रक्चर। अब जरा हम देखें WTO की वार्ताएं कैसे चलती हैं, ट्रेड राउंड्स कैसे चलते हैं, या वेरियस इश्यूज क्या होते हैं। लेकिन उसके पहले जरा इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर लें विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य से कि WTO बना तो इसका नेचर क्या है। अच्छा बताइए, WTO का नेचर डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है? क्या है, क्यों, व्हाई इट इज डेमोक्रेटिक? WTO का नेचर डेमोक्रेटिक है अनडेमोक्रेटिक है? क्या है? अच्छा आगे WTO पर आगे बढ़ने से पहले हम जरा इसको WTO से कंपेयर भी करेंगे IMF से, IBRD से। थोड़ी IMF IBRD बारे में बात करेंगे, उनका उल्लेख हम आगे करके चलेंगे। देखिए WTO इज डेमोक्रेटिक इन नेचर। अगर ये कहा जाए ये लोकतांत्रिक है, क्यों? बिकॉज ईच एंड एवरी मेंबर स्टेट आर गिवन द वन वोट। सभी के निर्णय निर्माण में समान वोट हैं, देयरफॉर इट अपीयर्स अ डेमोक्रेटिक बॉडी। WTO इज डेमोक्रेटिक बॉडी। लेकिन डेमोक्रेटिक है और व्यवहार में क्या होता है अलग बात है। अभी हम IMF और IBRD पर पहले जरा WTO के क्रिटिसिज्म लिखिए, उसके जरा विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य से लिखिए, अगला हेडिंग है। फिर IMF और IBRD पे भी आ रहे हैं, लिखिए विकासशील देश और WTO की संरचना। डेवलपिंग कंट्रीज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ WTO। आगे हम संरचना की बात कर रहे हैं, इश्यूज की बात नहीं कर रहे हैं। विकासशील देश और WTO के स्ट्रक्चर या संरचना। विकासशील देश और WTO की स्ट्रक्चर संरचना का संबंध क्या है? पहला पॉइंट, पहला, विश्व व्यापार संगठन में सभी राज्यों के मत समान हैं। The vote of each and every member state is same. विश्व व्यापार संगठन के मंच पर सभी राज्यों के मत समान हैं, परंतु मतदान कभी नहीं होता। But voting never take place over the forum of WTO. यानी मैं ये कह दूं कि आपका पैसा मैंने बैंक में जमा कर रखा है, बस आप निकाल नहीं सकते, निकालूंगा मैं ही, पैसा आपका भी है। और इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि सारी बैठक जो WTO का महानिदेशक होता है, वो जो डायरेक्टर जनरल होता है, वही सारा, अब उसका जो कमरा है ग्रीन कलर से पेंट किया गया है, तो उसी में 2, 4, 10 बड़ी दोस्तों से बुलाया जाता है, उन्हीं के साथ निर्णय हो जाता है। कुल मिला के मेंबर तो हैं वो मोर देन 150, डिसीजन करते हैं 6, 7, 8, 10। बाकी लोगों को कह दिया था शहर घूम लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और बाकी जो डिसीजन होगा तुमको बता दिया जाएगा। और क्या होता है, आम सहमत से निर्णय ले लिया गया। 10 लोग इसलिए कहते हैं ग्रीन रूम में निर्णय लिए जाते हैं। ग्रीन रूम का मतलब क्या होता है, यानी कुल मिला के वोटिंग कभी नहीं होती, आम मामला होता है आम सहमति का,
लेकिन आप सहमत का मतलब जानते हैं, महाशक्तियों की सहमति आम सहमति। जो महाशक्तियों ने कह दिया वही तो आप मानेंगे। ये पहली प्रॉब्लम है। बस इसे आगे लिख दीजिए। अगला, विवाद निस्तारण समिति। विवाद निस्तारण समिति विकासशील देशों के लिए प्रतिकूल है। इवन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इज ऑल्सो goes against the interest of developing world. विवाद निस्तारण समिति भी विकासशील देशों के प्रतिकूल है, क्योंकि विकासशील देशों के प्रतिकूल है क्योंकि निर्णय की प्रक्रिया अत्यधिक महंगी है। लिटिगेशन कॉस्ट इज हाई। क्योंकि निर्णय की प्रक्रिया अत्यधिक महंगी है। इसका मतलब ये समझिए आप, अगर हम कोई WTO में कोई निर्णय हम कर रहे हैं, तो निर्णय करने में मान लीजिए हल्दी का पेटेंट हम लेना चाहते हैं, और हल्दी के पेटेंट के लिए हमने कोई निर्णय किया और पेटेंट से पैसा मिला हमें 1000 करोड़ रुपए, और मुकदमे में दे दिया 1100 करोड़ रुपए। स्विट्जरलैंड में मुकदमा लड़ना सामान्य बात है। अच्छा, आप में से किसी ने नई दिल्ली में मुकदमा लड़ा है? हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय में तो लिटिगेशन करना संभव नहीं है, और जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ लिटिगेशन, जिनेवा में लिटिगेशन। अच्छा, एक बात याद रखिए दोस्तों, IAS अधिकारी बनने के यही सब फायदे होते हैं। जिनेवा में लिटिगेशन लेकर कौन जाए? कॉमर्स सेक्रेटरी, IAS अधिकारी। गवर्नमेंट की भाई मुकदमा लड़ने गए, सरकार हारी जीते, हमें छुट्टी मिली कि नहीं? अब स्विट्जरलैंड में जाके बैठे हो वादियों में दोस्तों, गर्मी जाके मुकदमा हो, और ये सारे सरकारी अधिकारी सेट करते मुकदमा गर्मी में भेजना। बड़ी होशियारी से काम होता है। और सब गर्मी में जाके, गर्मी में मुकदमा जाएगा, 1 महीने मुकदमे लड़ रहे हैं, और बाकायदा स्विट्जरलैंड की वादियों में ये कर रहे हैं। That is the advantage of being a bureaucrat. तो जो चीज अभी पढ़ते हैं वही हमें आगे चल करना होता है, ये खास बात होती है। इसलिए मेहनत बढ़ा दीजिए दोस्तों, अगर स्विट्जरलैंड में आनंद लेना है तो झोपड़ी तलिया में घूमिए। फिर बात सीधी सोचे, कितना बड़ा ऑफिस मिलता है। क्या करें, मतलब बुढ़ापे में IAS बनेंगे? अरे सेक्रेटरी, राजपद दोस्तों बुढ़ापे में ही मिले। अब कोविड को कितने साल में राष्ट्रपति भवन मिला है? अब आप जैसा अधैर्य वाला आदमी कैसे काम करेगा? धैर्य होना चाहिए। जितने बड़े पद होते हैं वो जीवन में बाद में मिलते हैं। मजा जो जवानी में मजा कर लीजिए, बुढ़ापे में नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन आपका है। अगला पॉइंट, देखिए ये विवेकशील व्यक्ति की पहचान है। भाई हर बात का आपके पास जवाब तो ही। अच्छा, दूसरा क्या है? अगला पॉइंट, विवाद निस्तारण समिति के निर्णय को अमेरिका जैसी महाशक्ति लागू करने में भी विलंब करते हैं। विवाद निस्तारण समिति के निर्णय को अमेरिका जैसी महाशक्ति लागू करने में भी विलंब करते हैं। Even the US, like major powers, always delayed the decision of dispute settlement committee. कई बार तो अमेरिका लागू ही नहीं करता।
मुकदमा हम अमेरिका के खिलाफ जीत गए, अमेरिका के बेकार की बात मत करो, चलो बैठो उधर, तुम्हारी हिम्मत। हमने कहा मुकदमा जीते हुए हैं। कई बार ऐसा होता है मुकदमा जीत के भी जमीन पे कब्जा नहीं मिल पाता, जमीन पे कब्जे के लिए लट्ठे डंडे उठाने पड़ते हैं, तो थोड़ी दूसरी प्रॉब्लम तो ही है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? तीसरा, वर्तमान में अमेरिका और चीन के बीच चलने वाले व्यापार युद्ध ये अच्छा अपने आप में चौंकाने वाली बात नहीं दोस्तों। ट्रेड वॉर, ओ माय गॉड, दैट इज इकोनॉमिक वर्ल्ड। कोल्ड वॉर नहीं, सोम वॉर नहीं, क्या है? ट्रेड वॉर। प्रॉक्सी वॉर नहीं, ट्रेड वॉर। अमेरिका और चीन के बीच चलने वाले व्यापार युद्ध से यह प्रतीत होता है कि महाशक्तियों के द्वारा सदैव अपने हितों को प्राथमिक बनाने का प्रयास किया जाता है। मेजर पावर्स ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट। महाशक्तियों के द्वारा अपने हितों को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। अपने हितों को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। तो दैट इज ट्रू कि मेजर पावर्स ऑलवेज ट्राई टू फर्दर देयर ओन इंटरेस्ट। तो ऐसा होता है, ये थोड़ी प्रॉब्लम है, डब्ल्यूटीओ के स्ट्रक्चर में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर हमने कहा कि प्रॉब्लम कहाँ पे नहीं है। फिर भी आप देखेंगे इसका अपने आप में कितना ज्यादा महत्व है डब्ल्यूटीओ बनने का। और डब्ल्यूटीओ बनने का अगर देख खामियां थोड़ी मोड़ी तो ही होती है, लेकिन आप देखिए 5% खामियां है लेकिन 95% तो उपलब्धि है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बन जाना, यानी अगर डब्ल्यूटीओ कोई निर्णय करेगा इट मीन्स डब्ल्यूटीओ इज मोर इंपॉर्टेंट देन नेशन स्टेट। अगर डब्ल्यूटीओ राष्ट्र राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि यथार्थवाद का सिद्धांत टूट नहीं गया। और ऐसा नहीं कि हमने अमेरिका के खिलाफ पैटर्न की लड़ाई जीती नहीं है, हमने जीती है। ये तो भारत जैसे देशों ने ये कहा है कि इसमें एक सुधार होना चाहिए कि ठीक है मुकदमे की लागत ज्यादा है, तो ऐसा है कि विकासशील देश कभी मुकदमा जीत जाए तो पूरा लिटिगेशन का कॉस्ट भी उनको मिलना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब गलत तरीके से उनको मुकदमे में फंसाया गया। और कई लोग कहते हैं रवांडा बुरुंडी का हम मुकदमा करेंगे, मुकदमा करने के लिए उन्हें पूरा देश बेचना पड़ेगा। अब जब देश ही नहीं रहेगा तो मुकदमा किसका होगा? तो कई लोग इस बात पे थोड़ी आपत्ति करते हैं, इसलिए कहते हैं कि नहीं कि हमें कॉस्ट वापस मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये जब अब डब्ल्यूटीओ के देखिए महत्व कितना है, ट्रेड राउंड के महत्व और है, लेकिन डब्ल्यूटीओ का महत्व दिखता है कि देयर इज दुनिया में पार राष्ट्रीय संगठनों का महत्व बढ़ रहा है, गैर राष्ट्रीयकर्ताओं का महत्व बढ़ रहा है। और हम ये तो नहीं कहेंगे, अगर सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है, अगर डब्ल्यूटीओ तय कर रहा है कि टैरिफ कितना लगाया जाए, उससे ज्यादा कोई राज्य टैरिफ नहीं लगा सकता है, तो टैरिफ इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। भाई संप्रभुता के मतलब क्या होते हैं? आर्थिक नीतियों का निर्माण, सेना का निर्माण, विदेशी समझौते करने की स्वतंत्रता और अपनी पुलिस रखना, दैट मीन्स सॉवरेंटी। राज्य की संप्रभुता के मायने क्या है? यही तो आप मानते हैं। और राज्य की कौन सी संप्रभुता जब डब्ल्यूटीओ तय करेगा कि आखिर में आपकी टैरिफ रेट कितनी होगी? आपको लगता नहीं संप्रभुता को सीमित किया गया है? हम ये नहीं कहेंगे संप्रभुता समाप्त हो गई है, लेकिन सच में डब्ल्यूटीओ जैसे संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रकृति में एक बड़ा परिवर्तन किया है, एक बड़ा परिवर्तन किया है। सर इसी का महत्व इसलिए फिर आगे बढ़े, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी बात पे कि ट्रेड राउंड पे आगे बढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग है डब्ल्यूटीओ का महत्व, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, फिर इसकी ट्रेड राउंड पे हम आएंगे। पहला,
डब्ल्यूटीओ के निर्माण से यह प्रतीत होता है कि गैर राष्ट्रीयकर्ताओं का प्रभाव बढ़ रहा है। गैर राष्ट्रीयकर्ता अंडरलाइन। WTO is an indication of the impact of non-state actor. Non-state actor अंडरलाइन। गैर राष्ट्रीयकर्ताओं का प्रभाव बढ़ रहा है। अगला, विश्व व्यापार संगठन राज्यों की संप्रभुता को भी सीमित करता है। संप्रभुता सीमित करता है अंडरलाइन। WTO is also limiting the sovereignty of a nation state. विश्व व्यापार संगठन राज्यों की संप्रभुता को भी सीमित करता है। It is also limiting the sovereignty of a nation state. संप्रभुता को भी सीमित करता है, क्योंकि प्रशुल्कों का निर्धारण, संप्रभुता को सीमित करता है क्योंकि प्रशुल्कों का निर्धारण संगठन कर रहा है। Because organization is determining the tariff for nation state. क्योंकि प्रशुल्कों का निर्धारण संगठन के द्वारा किया जा रहा है। संगठन के द्वारा किया जा रहा है। तीसरा, यह विश्व में अर्थव्यवस्था के बढ़ते प्रभाव का द्योतक है। अर्थव्यवस्था अंडरलाइन। दिस इज सिग्निफाइंग द राइजिंग इम्पैक्ट ऑफ जियो इकोनॉमी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यह अर्थव्यवस्था के बढ़ते प्रभाव का द्योतक है। अर्थव्यवस्था के बढ़ते प्रभाव का परिणाम है या द्योतक है। अब याद दिला दें, इसका मतलब यह नहीं कि सॉवरेनिटी खत्म हो गई है। सॉवरेनिटी खत्म नहीं हुई है, लेकिन सॉवरेनिटी को बहुत हद तक सीमित किया गया है। सो दिस इज न्यू पॉलिटिक्स। तो उदारवादियों की बात इसे देखती है। अब अगला हेडिंग है WTO के व्यापार के मुद्दे क्या है। व्हाट आर द ट्रेड इश्यूज ऑफ WTO। और फिर विकासशील देशों की बातें क्या है। अगला हेडिंग है व्हाट आर द ट्रेड इश्यूज ऑफ WTO। Let's see the trade issues of WTO. अगर हम व्यापारिक मुद्दों की बात करें तो दो चीजें बहुत, एक तो है सिंगापुर इशूज, दूसरा होता है दोहा विकास वार्ता। यही मुद्दे आज तक चल रहे हैं WTO के मंच पे। अगर हम WTO के मंच पे मूल इशूज की बात करें तो पहली मीटिंग की बात करें, वर्तमान की बात करें। वर्तमान में क्या प्रॉब्लम है। 1996 was the year where first time the Minister of Commerce met for WTO meeting। तो इसमें पहली बार क्या हुआ, बैठक हुई सिंगापुर में। पहली WTO की पहली मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में हुई। तो अपने आप में ये सिग्निफिकेंट मुद्दा था कि, और इसीलिए सिंगापुर बैठक में उत्पन्न होने मुद्दों को क्या कहा गया, सिंगापुर इशूज। इसमें उत्पन्न होने वाले मुद्दों को हमने सिंगापुर इशूज के नाम से देखा। तो अब सवाल है कि सिंगापुर मुद्दे हैं क्या। व्हाट आर द बेसिक इशूज ऑफ सिंगापुर।
96 में सिंगापुर में क्या मुद्दे उठाए गए, कहाँ प्रॉब्लम हुई, उसके बाद क्या विवाद है? तो सिंगापुर मुद्दे, जो सिंगापुर बैठक में जो मुद्दे उठाए गए, सिंगापुर इश्यूज में था, उसमें पहला था ट्रिप्स तो था ही, वो पहले से था, गेट से आ गया था। ट्रिप्स था तो शायद था ही। जो न्यू इश्यूज थे उसमें नए इश्यूज में पहला था ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, सरकारी खरीद में पारदर्शिता। सरकारी खरीद में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी से गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इसका मतलब क्या होता है भी आपको बता देंगे। दूसरा कंपटीशन पॉलिसी, तीसरा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, व्यापार से संबंधित निवेश के उपाय, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। उसके बाद पहली बार सिंगापुर इश्यूज में कुछ नॉन ट्रेड इश्यूज भी आए थे। ये सारे ट्रेड इश्यूज थे। नॉन ट्रेड इश्यूज क्या थे? लेबर स्टैंडर्ड, श्रम मानक। दूसरा एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, पर्यावरणीय मानक। लेबर स्टैंडर्ड, श्रम मानक, पर्यावरणीय स्टैंडर्ड, नॉन ट्रेड इश्यूज थे। जो पुराने इश्यूज थे जो उरुग्वे राउंड से चल रहे थे, बाकी तो आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर, सर्विस, जो पुराना इशू था, जो उरुग्वे राउंड से चलने वाला गेट का इशू था, वो भी था। पुराने सारे मुद्दे कौन थे? जैसे कि उसमें था ही ट्रेड इन सर्विस, ट्रेड इन एग्रीकल्चर, फिर तीसरा ट्रिप्स। ये सब तो विषय पहले से ही थे। सिंगापुर में ये 2-3 इशू बहुत इंपॉर्टेंट थे जो नए आए थे। अब बात को देखिए, सीधी सी बात है, मुद्दों से बहुत फर्क नहीं पड़ता। मामला बड़ा सीधा सा है, नए नए शब्द केवल आ जाते हैं। एक बात आप जानते हैं, WTO इज देयर फॉर प्रमोशन ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड। ये बहुपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाता है पहला, और बहुपक्षीय व्यापार आगे बढ़ेगा तभी जब दुनिया में राज्य का नियंत्रण व्यापार पे नहीं होगा। और आप देखिए, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। जब राज्य का नियंत्रण अर्थव्यवस्था पे होगा, दैट मॉडल इज सोशलिस्ट, और जब राज्य का नियंत्रण नहीं होगा, दैट मॉडल इज ए लिबरल। दुनिया में 2 ही इकोनॉमी के मॉडल हैं, सोशलिस्ट एंड लिबरल। अब जरा ध्यान से देखिए, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, यानी स्वाभाविक रूप में सामान हम खरीदते हैं, सरकार भी खरीदती है। सरकार क्या सामान खरीदती है? और यही तो है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। अब देखिए, सरकार क्या सामान खरीदती है? जैसे हम सामान खरीदते हैं, सरकार खरीदती है। अब जहाँ सामान्यतः हमारे यहाँ ऐसी पॉलिसी है, जहां जहां भी समाजवाद का प्रभाव रहा है, वही मुद्दा आता है ये। अब ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का मतलब है, मान लीजिए रेलवे को कर्टन खरीदना है, तो गांधी भंडार से खरीदा जाए या ओपन मार्केट से बिडिंग कराई जाए?
भाई सीधी सी बात है, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफिस में टेलीफोन लगवाने हैं तो गवर्नमेंट विल ऑलवेज प्रेफर द BSNL। भाई गवर्नमेंट की सारी चिट्ठी वगैरह अभी भी डाक से जाती है, तभी डाक अभी जिंदा है, ये तो मर गया होता है। अब सवाल है, आपने और हमारे यहाँ तो आप देखें गवर्नमेंट तो गेहूं चावल भी खरीदती है। इसका मतलब है, जबकि बाजार का नियम यह है कि रेल के लिए गवर्नमेंट को कर्टन खरीदना हो तो ओपन बोली लगनी चाहिए, खुली बोली लगाइए, सब लोग टेंडर जमा करेंगे, जिसके कॉस्ट कम आएंगे उसको आप ठेका दे दीजिए। ऐसा अभी भी हमारे यहाँ नहीं होता, और ऐसा हम इसलिए नहीं करते कि हम, अच्छा हमारा जो अपना बच्चा है दोस्तों, उसका थोड़ा संरक्षण करेंगे नहीं करेंगे। और अभी कुछ दिनों पहले जियो का मुफ्त का ऑफर आया था, तो उसका एडवर्टीजमेंट प्रधानमंत्री मोदी लेकर आ गए थे। लोगों का, अरे भाई सौतेले बच्चे का प्रचार कर रहा है, अपना मूल बच्चा मर रहा है। मोदी का मूल बच्चा क्या था? BSNL। मोदी का मूल बच्चा तो BSNL था लोगों का। ये देखो ताऊ प्रचार किसका कर रहा है। इसलिए इस बात पे अब ध्यान देने की बात है। इसलिए कहा गया ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, सरकारी खरीद में पारदर्शिता होनी चाहिए, तभी मामला बनेगा। जब सरकारी खरीद में आप, इनका मतलब निजी प्लेयर को भी साथ साथ आप इनवाइट करिए। दूसरी बात आप देखेंगे कि कंपटीशन पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी का मतलब है, अब देखिए अभी आपने देखा ट्राई बन गया या IRDA बन गया। पहले क्या होता था, टेलीफोन की प्राइस कितनी होगी इसके लिए एक तटस्थ और निष्पक्ष संस्था होगी। गवर्नमेंट टैरिफ डिसाइड नहीं करेगी, और गवर्नमेंट ये नहीं बताएगी किस टेलीफोन कंपनी को कौन सा जोन दिया जाए, ये बाकायदा तटस्थ और निष्पक्ष संस्था बताएगी। कंपटीशन का मतलब है जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, दे शुड हैव ए इक्वल से इन द मार्केट। आपको मार्केट में सभी के साथ समान ट्रीटमेंट करना है। अब ऐसा नहीं कि आप अपनी कंपनियों को प्रेफरेंस नहीं दे सकते, यही तो कंपटीशन है। अच्छा अमेरिका में तो ये पॉलिसी शुरू से चलती रही है। ये मामला वहीं पे आता है खासतौर पे विकासशील देशों में, खासतौर पर वहां जहां समाजवाद का कोई आधार रहा है। अमेरिका में तो हर चीज प्राइवेट सेक्टर में है, वहां तो पब्लिक सेक्टर जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। वहां तो यहां तक डिफेंस भी प्राइवेट सेक्टर में है, तो वहां के लिए समस्या नहीं है। अच्छा ये भी याद रखिए, जापान और साउथ ईस्ट एशियाई देशों ने कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाया, इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। जापान में आप देखते हैं जितनी कंपनियां होंडा से लेकर सब प्राइवेट कंपनी में है, लेकिन जापानीज एक बात करते हैं, श्रमिकों को लाइफ टाइम जॉब देते हैं। हम सामान्यतः यही पढ़ते हैं कि प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जापान इसका एक्सेप्शन है। लेकिन वहां के कर्मचारी इतने कर्मठ होते हैं, कभी हड़ताल होती है तो काम 2 घंटे बढ़ा देते हैं, और हमारे यहाँ क्या होता है, छुट्टी लेके बैठ जाते हैं। तो वर्क कल्चर का तो फर्क है। साउथ ईस्ट एशियाई देशों में वर्कर्स के पेमेंट को इतना बढ़ा दिया गया, उनकी सुविधाएं इतनी अच्छी कर दी गई कि लोगों का पूंजीवाद से डिससेटिस्फेक्शन होने के बजाय सेटिस्फेक्शन हो गया। जबकि मार्क्स बाबा क्या करता था कि पूंजीवाद असंतोष पैदा करते हैं, नहीं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से पूंजीवाद को ज्यादा मॉडिफाई कर लिया, और ये सिस्टम ज्यादा बेहतर हो गया बजाय समाजवाद के। समाजवाद में क्या हो गया, सभी की गरीबी की गारंटी हो गई। भाई समाजवादी क्या कहते हैं, समानता पैदा करेंगे, क्यों, सब गरीब हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, सब गरीब हैं, और जब सब गरीब हैं तो स्वाभाविक रूप से समानता पैदा करने में कोई समस्या नहीं है। तो कंपटीशन पॉलिसी होगी। दूसरा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर का मतलब है हम देसी कंपनियों को प्रेफरेंस नहीं देंगे, देसी कंपनियों को सारी वही सुविधाएं देंगे जो विदेशियों को देंगे। यानी हमारी गवर्नमेंट की निगाह में चाहे टोयोटा हो चाहे मारुति हो, दोनों की वैल्यू समान होगी, क्योंकि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में हम सबके लिए वही सुविधाएं देंगे। इन्हीं बात को सीधे शब्दों में कहा जाए, उदारीकरण निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। सीधा सरकार का हस्तक्षेप खरीद से लेकर अपनी कंपनियों के प्रोटेक्शन में नहीं होगा, अपनी कंपनी का प्रोटेक्शन नहीं होगा, बात तो सामान्य है। दूसरा, लेबर स्टैंडर्ड, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक था।
लेबर स्टैंडर्ड का मतलब है पूरी दुनिया में श्रम का एक ही जैसा मानक होना चाहिए। एक बात ध्यान देने की बात है, अगर डब्ल्यूटीओ कह रहा है मल्टीलेटरल ट्रेड करिए, मल्टीलेटरल ट्रेड का मतलब पूरी दुनिया के बीच व्यापार होगा। तो पूरी दुनिया के बीच व्यापार होगा तो अमेरिका और भारत के व्यापार में फायदे में कौन जाएगा? कौन? अमेरिका और भारत के व्यापार में फायदे में कौन जाएगा? कौन? अच्छा, एक बात आप याद रखिए, हमें ऐसा लगता है कि फ्री ट्रेड में, ग्लोबलाइजेशन में केवल हम ही घाटे में जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारे पास श्रम सस्ता है। अमेरिका में याद रखिए, अमेरिका में कोई व्यक्ति अपने घर में नौकर नहीं रख सकता। वहां पे नौकर कौन रखता है? बिल गेट्स जैसा व्यक्ति। और बिल गेट्स नौकर रखते नहीं, 2 कमरे के मकान में रहते हैं। अमेरिका में, इंडिया में खास, इंडिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, 28 मंजिल के मकान में रहते हैं। बिल गेट्स केवल 2 ही कमरे के मकान में रहता है। और वॉरेन बफेट ने पूरी अपनी संपत्ति दान कर दी। यार ये पूंजीवाद है, समाजवाद है? क्या क्या गजब का विचार आ गया। तभी लोग कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सब पूछिए, ये तो डाउट है समाजवाद ने दुनिया कितना भला किया, डाउटफुल है। पूंजीवाद ने दुनिया का भला कर दिया, प्रूव्ड है। अपवाद है? कौन कह रहा है अपवाद है? कौन कहा अपवाद है? कहाँ है? अरे मैं आंकड़े बता रहा हूं, कह रहा हूं अपवाद हो यार। मैं तो आंकड़े बता रहा हूं। साउथ कोरिया में संपन्नता आ गई कि नहीं आ गई? क्या मॉडल था? नॉर्थ कोरिया में कौन मॉडल है? समाजवादी। नॉर्थ कोरिया के घास खाएंगे लेकिन बम। चाइना कैपिटलिस्ट मॉडल, आप देख लो कहां पे है। इंडोनेशिया, मलेशिया कैपिटलिस्ट मॉडल देख लीजिए कहां पे है। जापान कैपिटलिस्ट देख लीजिए कहां पे है। सीधी सी बात है। तो इंडिया में उतने, वही इंडिया में अगर 15-16 लोगों के पास है तो वो करते, कुछ करते क्यों नहीं यार? अच्छा, अब इसी बात पर आ गए। तो लेबर स्टैंडर्ड का मतलब है अमेरिका में कोई व्यक्ति अपने यहाँ श्रमिक नहीं रख सकता। अच्छा, हमारे यहाँ श्रम इतना सस्ता है, दोस्तों एक ही घर में 3-3 मेड है। एक तो चिन्ह मुन्नू खिला रही है दोस्तों, एक कुत्ते का पूंछ पकड़ के दौड़ रही है, एक पोछा मारे। ओ माय गॉड, 3-3, 4-4 मेड घर में रख रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ श्रम बहुत सस्ता है दोस्तों। अमेरिका में क्या करते हैं, अब बाल कटवाना होगा तो भी कार से आदमी आएगा बाल काटने। इसलिए ज्यादातर जो भारतीय यहाँ जाते हैं अपने बच्चों के बाल खुद ही काट लेते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अमेरिका की, अच्छा इंडियन जाके वहां पैसा कैसे? अमेरिका में लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई है, अब एक मूली खरीदने जाएंगे तो पता चला कि मूली कितने की? $5। तो $5 का वो इंडियन रूपी तुरंत निकाल लेता है। $5 का मतलब है 6×5 = 30, 300 रुपए की मूली। उनको कहा यार 300 रुपए का तो हमारे यहाँ फुल प्लेट खाना खा लेंगे। वो फिर मूली नहीं खरीदता। नहीं तो अमेरिका के स्टाइल में जीने पर क्या वहां पे पैसा बचा के पा जाएंगे? नहीं होगा। लिविंग स्टैंडर्ड वहां का बहुत हाई है। जितने इंडियंस गए हैं, कभी आपके घर पे हो सके, आजकल तो बहुत सारे लोग हैं, आप पूछ लीजिएगा कि क्या आपने कोई नौकर को रखा है? खुद ही बर्तन मांजते हो, खुद ही करना पड़ेगा। अमेरिका, और याद रखिए एक फायदा बहुत है दोस्तों, इसे याद रखिए, हमारे पास श्रम सस्ता है। 1 लाख रुपए कार्य केवल इंडिया में बन सकती है। 1 लाख रुपए कार केवल इंडिया में बन सकती है। लेकिन जो भी ट्रेन 18 हमने बनाया है, ट्रेन 18 में बहुत सारे लोग ऑफर कर रहे, भाई हमें बेचोगे? क्योंकि देश का हर देश तो बुलेट ट्रेन नहीं बना सकता। भाई बुलेट ट्रेन तो 100-200 किलोमीटर के बीच में रुकेगी, यहाँ 20-20 किलोमीटर रुकना है, तो हर जगह बुलेट ट्रेन थोड़ी चल सकती है। हमारे से सस्ती बसें, इसलिए याद रखिए, जितनी यंग पॉपुलेशन इंडिया में है उनको सही काम पे लगा दिया जाए दोस्तों, पूरी दुनिया पर नियंत्रण किसका होगा? लेकिन ये राजनेता ऐसे से मामलों बांट के आरक्षण लो, आरक्षण लो, ले लो आरक्षण, चूस लो लॉलीपॉप, ले लो आरक्षण। ओह माय गॉड, क्या क्या आधार बांट रखा है दोस्तों। कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं रिजर्वेशन, कहीं रियल इशू पे हम आ ही नहीं रहे। जरा सोच के देखिए।
और जरा आज के डेट में अमेरिका में फार्मास्यूटिकल बेचने वाले सबसे बड़े इंडियंस हैं। सॉफ्टवेयर में पूरी दुनिया में हम डोमिनेट करते हैं। आज की दुनिया में इंडिया के लोगों को अच्छी पढ़ाई लिखाई दे दिया, अच्छा स्किल दे दिया जाए, तो वाकई पूरी दुनिया में भूमंडलीकरण से ऐसा नहीं कि हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमारी वस्तुएं सस्ती हैं, और हमारी वस्तुएं सस्ती हैं और दुनिया में सस्ता ही बिकता है। चाइना देख लीजिए, चाइना ने पूरी दुनिया पर कब्जा कैसे कर लिया? सस्ती वस्तुओं के बल पे, सस्ती वस्तुओं के बल पे कब्जा कर लिया। इसलिए अब इसमें क्या कहा गया? इसका मतलब पूरी दुनिया में एक जैसा लेबर स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब विकासशील देशों का एडवांटेज अपने आप में खत्म हो जाएगा। और हमारे पास टेक्नोलॉजी के, हमारे पास क्या है? तकनीक नहीं है, पैसा नहीं है, हमारे पास सस्ते श्रम है। वो पहला, हम तो चाहते हैं दुनिया में दोस्तों भूमंडलीकरण हो। विकसित देश कहते हैं, हमने पूछा भूमंडलीकरण का मतलब का मुक्त आदान प्रदान, हमने कहा भाई हम भी आ सकते हैं। एक याद रखिए दोस्तों, जिस दिन मुक्त आदान प्रदान हो जाएगा, हम लोग सारे लोग जाके कहां बस जाएंगे? हम तो वेट कर रहे हैं भूमंडलीकरण हो। दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति, दिल्ली में रहने वाला जो दिल्ली पंजाब का व्यक्ति, चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां हर परिवार से 2 से 3 व्यक्ति कहीं कनाडा है, कहीं अमेरिका, कहीं ऑस्ट्रेलिया। पंजाब का रहने वाले व्यक्ति अपना गंतव्य कहां ढूंढता है? कनाडा। उसको यहां से मतलब नहीं है। यूपी बिहार का व्यक्ति बहुत जोर लगा कहां है? दिल्ली। उसका तो दिल्ली आ गए तो मतलब पूरा पंजाब दिल्ली के लोग कहां जाना चाहते हैं? इसे याद रखिए दोस्तों, ऐसा नहीं भूमंडलीकरण से हमारा नुकसान है, बस शर्त यह है जो हम भूमंडलीकरण की परिभाषा जो हम दे रहे हैं वो मान नहीं रहे हैं, और जो वो दे रहे हैं वो हमें थोड़ी प्रॉब्लम है। अब बताइए, लेबर स्टैंडर्ड को अपनाने पर हमें प्रॉब्लम है कि नहीं है? अच्छा, दूसरा इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड। अब देखिए, यूरोपीय देश क्या कहते हैं कि यूरो 5 अपनाओ, यूरो 6 अपनाओ, और हमारे यहाँ खटारा कार है 10 साल पुरानी। आपने देखा जो वाटर सप्लाई करती है कार दोस्तों, इधर एक साइड में वाटर सप्लाई करने वाली कार है दोस्तों, उस कार को देख से दुर्घटना का आभास होता है। जब वो कार 100 मीटर, जब मैं कभी निकलता हूँ 100 मीटर में, उससे मैंने कहा डिस्टेंस 100 मीटर इसके बना रखा है, कब उसका टायर निकल के भाग जाए, मैं गड़गड़ ऐसे करती रहती है। हमारे यहाँ यूरो 5 अपनाएंगे। अब हमारे यहाँ वो स्टैंडर्ड अपनाएंगे, सारी चिमनी बदलनी पड़ेगी, सारे फैक्ट्री कारखाने बदलने पड़ेंगे। पहले दरिया खिलाए, पहले चिमनी बदले। इंडिया में एनवायरमेंट तो इशू है ही नहीं। देखिए, इतना पवित्र नाला हमारे पास बह रहा है, वो इशू है क्या हमारे लिए? ना, बल्कि बच्चे तो वहीं बैठ के चाय पीते हैं, ऐसा रिवर फ्रंट है ये। हमने देखा, उसे बोले पार्क है, वहां बैठ के पढ़ रहे हैं। अरे हमने कहा फेफड़ा खराब है, क्यों पढ़ रहे हो? नाले के पास कहीं पढ़ना, कहीं दूर निकल जाओ पढ़ने के लिए। लेकिन मुखर्जी नगर 3 तरफ से नाला घिरता है दोस्तों। चुनाव का मुद्दा नाला बना ना, मुफ्त बिजली, ये सब हमारे इशू है। ये नाला वाला नहीं दोस्तों। इसलिए बताइए, यूरोप में इशू अलग है, इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड, हमारे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अच्छा, अगला सर्विस एग्रीकल्चर, इन पे भी हमारी प्रॉब्लम आई। एक बात याद रखिए, दुनिया में एडवांस इकोनॉमी का फीचर क्या होता है? जो सर्विस सेक्टर में डेवलप हो, एडवांस इकोनॉमी है। यानी इकोनॉमी के 3 क्षेत्र होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस। जो इकोनॉमी सर्विस सेक्टर में ज्यादा डोमिनेट होगी वो एडवांस होगी। तो सर्विस सेक्टर में हम आगे हैं या अमेरिका? अरे भाई, हम आगे हैं मतलब अपने देश की तुलना में। इंडियन इकोनॉमी में एक बड़ा पैराडॉक्स है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है? सर्विस सेक्टर का। लेकिन विकसित देशों की इकोनॉमी, अब अमेरिका की बैंक की ज्यादा कॉम्पिटिटिव है हमारी बैंक, अमेरिकन बैंक। अमेरिकन एयरलाइंस ज्यादा कॉम्पिटिटिव है हमारी एयरलाइंस। तो सर्विस सेक्टर में तो विकसित देश हमेशा आगे होते हैं, हॉस्पिटैलिटी में, बैंकिंग में, यहाँ हमेशा आगे होते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे करो व्यापार। वैसे सर्विस सेक्टर को भी दोहा विकास वार्ता में 4 मोड में बांटा गया है, तो अभी आपको बता देंगे। एग्रीकल्चर, अच्छा बताइए, एग्रीकल्चर दोस्तों हमारे यहाँ इशू विकसित देश विकासशील देश का इशू अलग अलग है।
विकसित देश का मतलब है जहां जनसंख्या, वहां पूरी देशों की 5% से भी कम जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पे निर्भर है। विकसित देशों का लक्षण यही है। और हमारे यहाँ आजीविका के लिए कितनी % जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है? 50 से 60। अब जरा सोच के देखिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ दोस्तों खेत कितने छोटे छोटे हैं, ट्रैक्टर खड़ा हो जाए खेत खत्म। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में इतने बड़े बड़े फार्म लैंड है, वो ट्रैक्टर लगा देंगे, जीपीएस फिट कर देंगे, काट कूट के चलाएगा। वहां पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की तरह होती है। और हमारे यहाँ दोस्तों हम तो बस आजीविका के लिए किसी तरीके से कर लेते हैं। इतना मेहनत से मटर उटर लगाया, पूरा मटर का पूरा झाड़ साफ कर दिया, एक मटर कहीं लटकी पड़ी है। गेहूं 2 किलो बोया 1 किलो हुआ, ये सिस्टम है। क्यों? क्योंकि हमारे सीड्स बड़े पुराने हैं दोस्तों। और सीड्स का सारा सीड्स का पेटेंट किसके पास है? अगर हम पेटेंट को मान लें, दवाइयों का पेटेंट, सारी दवाइयों का अनुसंधान तो यूएस में हो रहा है, तो पेटेंट सारे इनके पास है। और हम अगर पेटेंट लेंगे, इतना महंगा, तो हमारी दवाइयाँ कितनी महंगी हो जाएंगी। अब सवाल है कि अगर अमेरिका में जाएंगे तो एनासिन जैसी दवाई 100 रुपए की मिलती है, तो 100 रुपए में हम दवा लेंगे, सर दर्द थोड़ा देर तक बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि दवाई खाने के बाद सर दर्द और हो जाएगा। 100 रुपए मायने रखता है कि नहीं? इसे याद रखिए, पेटेंट बड़ा मुश्किल है। अब हमें हर अच्छा एडवांस सीड लेना है तो पेटेंट हम ले, तो हमारे यहाँ का आम किसान वो एडवांस सीड नहीं ले पाएगा। इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी हमें हमेशा हमारे कम होती है। और दूसरा, जनसंख्या दोस्तों एक ही चीज में तो हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। जनसंख्या, जहाँ खाने वाले लोग ज्यादा वहाँ उत्पादन कम, जहाँ खाने वाले लोग कम वहाँ उत्पादन ज्यादा। अजीब सी बात है। अच्छा याद रखिए, विकास के साथ फूड पैटर्न भी चेंज होता है। जैसे हम लोग सेब वगैरह कब खाते हैं? जब डॉक्टर बता दे खा लो मर जाओगे। जब डॉक्टर बहुत डांटेगा, खा लो यार, क्या करते हो, हम जाके सेब खा लेते हैं। कभी भी सेबों को खरीदने लगे, कोई मिलेगा तो यही पूछेगा कोई बीमार है क्या? हमने कहा हाँ कोई बीमार है। देखिए हमारे खाने पीने का पैटर्न क्या है? दाल भात चोखा। और अगर कोई बटर वटर भी लाएंगे तो एक बटर को लाएंगे, एक बनी चलाएंगे, थोड़ा सा काट के, थोड़ा सा काट के, मतलब उसको ध्यान देते हैं कितना लंबाई चौड़ाई काटे। अगर बच्चे ने कहीं खा तो माँ एकदम तूफान मचाए थे, कितना काट लिया। सवाल है दोस्तों, अब बताइए, सब चीज प्रॉब्लम हमारे यहाँ, जहाँ खाने वाले ज्यादा, दांत है तो चना नहीं, चना है तो, अजीब सी बात है दोस्तों। अब ट्रिप्स में वही बात है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सबके ट्रिप्स, पेटेंट, कॉपीराइट। भाई जिसको नोबेल प्राइज मिलेगा उसके पास पेटेंट होगा, हमारे पास पेटेंट होगा। हमारे पास जुगाड़ है, और जुगाड़ कहीं पेटेंट नहीं। अब बताइए दोस्तों, इस डब्ल्यूटीओ में हमें क्या मिला? हम घाटे में होंगे, फायदे में होंगे? इसलिए देखिए, विकासशील देशों का दृष्टिकोण। अच्छा, ये अभी जो आपको नोट्स मिल जाएगा उसमें सारा इश्यूज लिखा होगा, एक एक इश्यूज लिखा होगा। क्या? अच्छा अभी हम देख लेते हैं, पूछ लेंगे कब मिलेगा। मिल जाएगा, मैंने कह दिया तो मिल जाएगा, ऐसे थोड़ी कि नहीं मिलेगा। अब उसमें थोड़ी की ये प्रॉब्लम है कि चूंकि जो जीएस का पार्ट कॉमन है उसके लिए किताब आपको दी जाएगी। अब हम किताब देख लेंगे, वो अभी दी जाएगी फॉरेन पॉलिसी समय, तो उसको हम देख लेंगे अभी है या नहीं है, तो ऐसा आपको मिल जाएगा। नोट्स आपको वो मिला होगा जो जीएस के अलग सिलेबस, उसका नोट्स मिल गया होगा। बाकी किताब में हम देते हैं जो जीएस के साथ कॉमन चीजें हैं, तो 2-4 पॉइंट आप लिख लीजिए। हेडिंग है सिंगापुर मुद्दे और विकासशील देश। सिंगापुर मुद्दे और विकासशील देश।
अच्छा, एक और आप ध्यान से देखिएगा, जहां भूमंडलीकरण लिखा होगा वहां पे एक लिखा है भूमंडलीकरण विकसित और विकासशील देशों की प्रक्रिया। यही तो है प्रक्रिया भाई, WTO के प्रति जो हमारी प्रक्रिया है वही तो ग्लोबलाइजेशन के प्रति है। तो क्या लिखा आपने पहला? विकासशील देशों ने सिंगापुर बैठक में क्रियान्वयन के मुद्दे पर बल दिया। क्रियान्वयन का मुद्दा अंडरलाइन। विकासशील देशों ने सिंगापुर बैठक में क्रियान्वयन के मुद्दे पर बल दिया। इवन डेवलपिंग कंट्रीज एम्फेसाइज ओवर द इशू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। क्रियान्वयन अंडरलाइन। क्रियान्वयन या ब्रैकेट में इशू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पर बल दिया। जिसके अनुसार उरुग्वे चक्र की वार्ताओं में 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 उरुग्वे जो गैट का था, विकसित देशों ने उरुग्वे चक्र की वार्ताओं में विकसित देशों ने सब्सिडी समाप्त करने का आश्वासन दिया था। डेवलप्ड वर्ल्ड assured about the abolition of subsidy। विकसित देशों ने सब्सिडी समाप्त करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने विकासशील देशों को वरीयता व्यापार की सुविधा जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, वरीयता व्यापार की सुविधा का आश्वासन भी दिया था। वरीयता व्यापार अंडरलाइन। They have also assured about the general system of preferences, वरीयता व्यापार की सुविधा दिया था। और विकासशील देशों की टेक्सटाइल पर आरोपित कोटे विकासशील देशों के टेक्सटाइल पर आरोपित कोटे को समाप्त करने का भी वादा किया था। They have also assured about the phasing out of multi-fiber agreement। multi-fiber agreement अंडरलाइन। तो जो ये देखिए इम्प्लीमेंटेशन इशू, जब भी आप कभी हम नोट्स आपको दिया जाए, किताब दिया जाए, तो उसमें हमेशा एक क्रियान्वयन का मुद्दा। इसका मतलब है कि जब गैट के 8वें चक्र की वार्ता में विकासशील देशों ने बहुत सारी बातों पर आपत्ति की थी, तो विकासशील देशों ने कहा ठीक है, हम उसमें पार्टिसिपेट तो हो जाएंगे। इसलिए एक बार IAS एग्जाम में सवाल आया था कि विश्व व्यापार संगठन की निरंतर भंग होती वार्ताएं क्या इशारा करती हैं। एक बात आप याद रखिए, अगर विकासशील देश भी अब WTO के पार्ट हो गए,
इसका मतलब कहीं न कहीं उन्होंने उदारीकरण की नीति अस्वीकार कर ली। तो उन्हें WTO से ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन व्हाट शुड बी देयर, फेयर प्ले। भाई WTO में सबके लिए तो समान व्यवहार किया जाए, यानी विकास इंक्लूसिव होना चाहिए, एक्सक्लूसिव। अब विकासशील देशों ने इसी बात पे आर्गुमेंट करना शुरू किया। और पहले तो कहा भी जाता था कि इन फर्स्ट फेज WTO पे किताब लिखी गई ग्लोबलाइजेशन पे, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का मतलब है, ट्रोजन हॉर्स शब्द एक किताब लिखी गई ग्लोबलाइजेशन पर, और ट्रोजन हॉर्स का मतलब है कि स्पार्टा एथेंस के बीच जब वॉर होते थे तो उस समय ट्रोजन हॉर्स का प्रयोग किया गया था। ट्रोजन हॉर्स वॉज अ हॉर्स ऑफ अ वुडन, लकड़ी का घोड़ा होता था। और स्पार्टा एथेंस के बीच बड़ी लड़ाइयां चलती थी, तो स्पार्टा एथेंस का किला नहीं जीत पा रहा था। तो स्पार्टा ने एक दिमाग लगाया किला जीतने के लिए। फोर्ट, कुछ जमाने में फोर्ट पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय मानी जाती थी। तो स्पार्टा ने क्या किया कि लकड़ी का घोड़ा बनाया, कई घोड़े बनाए, उसमें अपने सैनिक बंद कर दिए। और स्पार्टा के लोग एथेंस से यहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, सारी झगड़े अब खत्म। और एथेंस के लोगों ने कहा, अरे भाई वाह, इसका दिल बदल गया, ना कमाल के लोग हैं। कहा हाँ कोई बात नहीं, दोस्ती अब होगी दोस्ती। और उन्होंने कहा कि ठीक है दोस्ती है तो हम कुछ गिफ्ट भी देना चाहते हैं। एथेंस के लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, गिफ्ट दो। वो सारे लकड़ी घोड़े 10-20 कह के हम किले में इसको लाए। उनका हाँ लाओ। किले में सारे घोड़े लाए गए, उसमें सारे सैनिक भरे हुए थे, लकड़ी घोड़ा था। और रात में उसी लकड़ी घोड़े से सारे सैनिक निकले और किले को ध्वस्त कर दिया, एथेंस को जीत लिया। उसके बाद से एथेंस के निवासी जब लकड़ी घोड़ा देखते थे लंबी रेस लेते थे। उनके तो लकड़ी घोड़ा, ना ना इसमें सैनिक होंगे। दैट इज अ ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स एक फेज है, इसका फियर फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। विकासशील देशों का रिएक्शन WTO के प्रति पहला ऐसा था, उनको और बात भी थी इस तरीके की, भाई विकसित देश कहाँ, विकासशील देश कहाँ। तो अब अगर असमान लोगों के बीच व्यापार होगा तो स्वाभाविक रूप में अब कोई रेडी लगाने वाला कहे कि मैं रिलायंस के बराबर में व्यापार करूंगा, तो उसकी मूर्खता ही लोग कहेंगे। इस वजह से विकासशील देशों का पहला रिएक्शन इट वाज लाइक अ ट्रोजन हॉर्स। इसलिए सिंगापुर की वार्ताएं फेल हुई कि विकासशील देशों को लगा भाई आप ये भी चीज जोड़ना चाहते हैं, फिर हमारा एडवांटेज क्या रहेगा, फिर तो आप WTO के लाभ की शर्त पे चलेगा, मुक्त व्यापार होगा। तो वेयर वी वांट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ विकासशील देश का मतलब है ग्लोबल साउथ। आजकल विकासशील देशों के लिए किस नए शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, बात एक ही है, क्योंकि अब दुनिया भूमंडलीकरण की हो गई। अब हम किस शब्द का, हर चीज किसी ग्लोबल, ग्लोबलाइजेशन से हम प्रयोग करते हैं। याद रखिए, अब हम विकासशील देशों के लिए साउथ शब्द का प्रयोग करते हैं। जगह एक जमाना था पहली तीसरी दुनिया, तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग अब नहीं होता, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद की पहली दुनिया थी विकसित, फर्स्ट वर्ल्ड वाज द डेवलप्ड वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड वाज द सोशलिस्ट कैंप, एंड थर्ड वर्ल्ड मीन्स एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन। तो अब हम थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो सेकेंड वर्ल्ड रहा ही नहीं, पहला। अच्छा, कोल्ड वॉर के समय एक और भी शब्द का प्रयोग होता था, ईस्ट एंड वेस्ट। वेस्ट का मतलब यूरोप, ईस्ट का मतलब एशिया, ईस्ट एंड वेस्ट। अब हम उस शब्द का कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद उस शब्द का ही प्रयोग नहीं करते, क्योंकि आज की दुनिया में विभाजन वैचारिक है या आर्थिक है, आर्थिक है। तो ग्लोबल साउथ क्या दिखाता है, देयर इज अ डीप डिस्पैरिटी एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो व्हाट इज रिएक्शन ऑफ ग्लोबल साउथ, अगला हेडिंग चेंज कर लीजिए। तो आप याद रखिए, हम WTO पढ़ रहे हैं, ग्लोबल गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, ग्लोबल गवर्नेंस। और अभी फिर हम WTO के साथ IMF और IBRD को भी लाएंगे, तब आपको लगेगा कि वो इतनी बड़ी बेकार की दुनिया है यार। अच्छा, हेडिंग आपने लिख लिया क्या, अभी नहीं लिखा? तो 2 लाइन और लिख लीजिए, जिसके बाद लिखिएगा। अगला, विकासशील देशों ने, तो विकासशील देशों के लिए ग्लोबल साउथ का प्रयोग कर सकते हैं। विकासशील देशों ने व्यापार को गैर व्यापारिक मुद्दों से जोड़ने का भी विरोध किया।
विकासशील देशों ने व्यापार को गैर व्यापारिक मुद्दों से भी जोड़ने का विरोध किया। व्यापार को गैर व्यापारिक मुद्दों से भी जोड़ने का विरोध किया। इवन दे हैव अपोज द एसोसिएशन ऑफ नॉन ट्रेड इशूज विथ ट्रेड इशूज। तो कहने गैर व्यापारिक, और गैर व्यापारिक मुद्दे क्या थे? क्योंकि सीधी सी बात है। और विकासशील देशों ने कहा भी पर्यावरण का मामला तो अर्थ समिट में अलग से अप्लाई है, और देयर इज एजेंसी ऑफ यूएनओ, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो लेबर का मुद्दा आईएलओ देखें, लेबर के मुद्दे से डब्ल्यूटीओ क्या मतलब है? डब्ल्यूटीओ डील्स विद द ट्रेड इशूज, नॉट ए सोशल इशू। तो विकासशील देशों से खासी आपत्ति थी, क्योंकि फिर उनके शस्त्र सम होने कोई फायदा नहीं होगा। उनके पास टेक्नोलॉजी है नहीं, फाइनेंस है नहीं, और एक चीज है सस्ता श्रम, उसको आप अलग तरीके से रोक दे रहे हैं, तो फिर ऐसा मामला नहीं बनेगा। अगला पॉइंट, विकासशील देशों को ट्रिप्स और ट्रिम्स पर भी आपत्ति थी। They also raised their objection over TRIPS and TRIMS. ट्रिप्स और ट्रिम्स पर भी आपत्ति थी, क्योंकि ट्रिप्स के कारण विकासशील देशों में दवाइयों और बीजों की कीमत बढ़ जाएंगे। द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन्स, दवाइयों और बीजों की कीमत बढ़ जाएंगे। द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विल ऑटोमेटिकली शॉट अप बिकॉज ऑफ ट्रिप्स। और विकासशील देशों के उद्योगों का विकास भी अभी अपर्याप्त है। द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज ऑल्सो insufficient in the developing world or in global south। विकासशील देशों में उद्योगों का विकास अभी अपर्याप्त है, इसलिए उनके संरक्षण की आवश्यकता है। अब देखिए डब्ल्यूटीओ पर विकासशील देशों का रिएक्शन क्यों इतना खराब था, और बाद में क्या हुआ, वर्तमान में कंडीशन क्या, उस पर आने से पहले अब जरा पूरा हम आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर बताते हैं कि क्यों ग्लोबल साउथ का रिएक्शन था। तो हेडिंग चेंज कर लीजिए, क्योंकि डब्ल्यूटीओ, वी कांट सी डब्ल्यूटीओ इन आइसोलेशन। हम डब्ल्यूटीओ को अलग से नहीं देख सकते। कैसे? अगला हेडिंग। तो उसके बाद हम वर्तमान डब्ल्यूटीओ की वर्तमान कंडीशन पर आएंगे। अगला हेडिंग है वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल साउथ। वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक दक्षिण। ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल साउथ। अब देखिए, एक तरफ डब्ल्यूटीओ है जो किस तरीके से मल्टीलेटरल ट्रेड को आगे बढ़ा रहा है। अब चीजों को हम जरा कॉन्टेक्स्ट में देखें। अब यही लिखने का तरीका होता है कि जब हम डब्ल्यूटीओ के बारे में देख रहे हैं तो आवर स्टडी शुड नॉट बी ओनली लिमिटेड टू डब्ल्यूटीओ, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के प्रति अगर विकासशील देशों का रिएक्शन नकारात्मक था तो और भी तो कोई कॉन्टेक्स्ट थे।
ऐसा थोड़ी है कि, और इसी को आप ये कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में भी ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा, हम एक बात याद भूल नहीं सकते कि देयर वाज अ IMF, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन में IMF भी था, और दूसरा IBRD, विश्व बैंक भी था। याद रखिए, इसका हमें इकोनॉमिक डायमेंशन देखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आप इकोनॉमी पढ़ते होंगे। वी ऑलवेज फोकस विद द पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, कि आखिर में क्या इनका इंटरनेशनल इम्पैक्ट होता है, कैसे इनका प्रभाव पड़ता है। और एक बात ये भी याद दिला दे, यानी अगर आपको पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी देखनी है तो फिर एक बात और भी आप बात कर सकते हैं, द इशू ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि इकोनॉमी की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात भी होती है। अब जरा सोच के देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम पे किसका कंट्रोल है? विकसित देशों का। बताइए, हमारे पास टेक्नोलॉजी है क्या? जो जहाज पे हम बैठते हैं, दैट इज फ्रॉम द बोइंग अमेरिका से, सब हम बना ही नहीं पाते उसको। राफेल फ्रांस से क्यों खरीद रहे हैं? ये कंप्यूटर कहाँ से आता है? माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर कहाँ से आता है? मोबाइल कहाँ से आता है? दोस्तों, ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। अब तो चाइना भी चीजें बनाने लगा, अदरवाइज हर चीज आप छोटे छोटे देशों से लेते हैं। हम क्या बनाते हैं दोस्तों? अब देख लीजिए टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या कमाल है। लेकिन अब जरा एक एक इशू अब देखिए। WTO तो हम देख ही रहे हैं। अब IMF क्या करता है? IMF प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन, ये थोड़े समय के लिए ऋण प्रदान करता है। IMF क्या करता है? शॉर्ट टर्म का मतलब है 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, शॉर्ट टर्म। IMF ओनली प्रोवाइड्स अ शॉर्ट टर्म लोन, छोटे समय का लोन प्रदान करता है। और लोन प्रदान कब करेगा? इन केस ऑफ क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब किसी देश के भुगतान का संतुलन का संकट आ जाएगा तो वो लोन देगा। इन केस ऑफ क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, IMF प्रोवाइड्स लेंडिंग टू एनी कंट्री। फिर IMF शॉर्ट टर्म लोन देता है, पैसा देगा। दूसरी बात है, जरा देखिए, IMF का जो डिसीजन मेकिंग होता है, दैट इज बेस्ड ऑन कोटा। यानी IMF में जितना पैसा होता है उसी के आधार पे किसी देश की डिसीजन मेकिंग है। और IMF में लगभग 23 रुपए अमेरिका का जमा है। अगर IMF के पास 100 रुपए जमा है, 100 रुपए में 23 किसका जमा है? अमेरिका का। 23 वोट किसका हो गया? IMF में एक राज्य का वोट नहीं है। इसे कहते हैं भारित मतदान, वेटेज वोटिंग। भारित मतदान का मतलब होता है, वेटेज वोटिंग का मतलब होता है, जितना अनुपात में आपका पैसा जमा होगा उतने ही मत में आपको कोटा मिलेगा। इसके हिसाब से जो दुनिया के 7 संपन्न देश हैं उन्हें कहा जाता है G7, ग्रुप 7। ग्रुप 7 कंप्राइज ऑफ US, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान। ये दुनिया के 7 अमीर देश हैं और इनका कोटा कुल मिला के 55% है। इनके पैसे जमा कर जो मिला लिए जाए तो IMF में 100 रुपए में से 55 रुपए 7 देशों के हैं। बाकी जो देश हैं उनके पैसे अब समझिए 45 रुपए में है। तो IMF का सारा डिसीजन कौन करता है? इसे बात सीधी सी है, पाकिस्तान को लोन मिलेगा नहीं मिलेगा इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? अमेरिका। G7 में भी अमेरिका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री। अमेरिका के निर्णय के बिना कभी किसी को लोन मिल ही नहीं सकता। और आप जानते हैं, और IMF करता क्या है? लोन देता है पहला इकोनॉमिक बेस पे नहीं, IMF ऑलवेज पुट द कंडीशनलिटी, वो शर्त लगाएगा। वो शर्त कंडीशनलिटी, वो शर्त लगाता है।
शर्त लगाता है। और शर्त क्या है कि आपको, शर्त क्या है, उदारीकरण करना पड़ेगा। आपको भी याद है संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, शर्त ही तो है। वॉशिंगटन कंसेंसस, शर्त ही तो है। और शर्त का सीधा सा मतलब है, अच्छा 1991 में हमारे सामने क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट था कि नहीं था? उस समय हमने कहाँ से लोन लिया था? और उसके बाद हमने लिबरलाइजेशन किया। हम ये कहते तो नहीं कि अमेरिका के दबाव में हमने ऐसा किया, लेकिन सच माने किया ही तो हमने। आईएमएफ से पैसा लेना था, इसलिए हमने सारी चीजें की। और आप कहते थे वेनेजुएला में भी क्राइसिस आई थी, वेनेजुएला को क्या आईएमएफ ने पैसा दिया? नहीं दिया। इस याद रखिए दोस्तों, इस पूरी दुनिया के, याद रखिए, अब यही एग्जांपल आपको बता दें कि वाई इफ यूएस इज इवन पुटिंग सैंक्शंस ओवर ईरान, वाई डज मैटर? पूरी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम पे आज भी किसका नियंत्रण है? अमेरिका का। तो अमेरिका के अलावा व्यापार कर ही नहीं सकते। ये 7 देश मिलके पूरी व्यवस्था को चल रहे हैं। आईएमएफ, अगर सोच के देखिए, ग्लोबल गवर्नेंस पे किसका कंट्रोल है? WTO, IMF, IBRD, दैट कैन बी ऑल्सो ग्लोबल गवर्नेंस। भाई पूरी दुनिया। और आप याद रखिए दोस्तों, हमने 1947 में झंडा फहराया और मिठाई खा ली है, उसके बाद देश आजाद हो गया। देश आजाद हो गया, उसके बाद हर 15 अगस्त पे टू 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 बजाते हैं, देश आजाद हो गया। इकोनॉमिक सिस्टम पे कंट्रोल किसका है? इसलिए आईएमएफ, कंडीशनलिटी का मतलब है हमेशा शर्त लगाएगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। संप्रभुता कहाँ गई? संप्रभुता का मतलब क्या है? क्या अपनी मर्जी से करेंगे? हम क्या पढ़ते हैं, हम प्रस्तावना में संप्रभु राज्य, संप्रभु, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ओ माय गॉड, संप्रभु। 1990 में घुटना टेक दिया, घुटना आईएम के सामने, संप्रभुता। अच्छा लिखिएगा मत कभी ऐसा, कभी लिखा। अच्छा कई बातों को मैं बहुत एग्जेजरेट कर देता हूँ, लिखने में मॉडरेट रखना है। एग्जेजरेट में इसलिए कहता हूँ कि आप पे इम्पैक्ट जाए, आप उसकी गंभीरता को समझ सकें। कई बार देखिए भाई क्लास में तो ये होता है ना, आप उसकी पूरी मर्म गहराई को समझ सकें। इस वजह से कई बार मुझे उस बात को बड़ी नाटकीय तरीके से बताना पड़ता है, नहीं सामान्य आप उस मर्म को नहीं समझ पाएंगे, कितनी गहरी बात मैं बताना चाहता हूँ। अब मैं कर दूंगा कि 1991 में हमने पैसा लिया, तो ले लिया, तो पैसे बस सामान्य बात होगी, लिया, बहुत बड़ी बात है यार दोस्तों। इसलिए भाई कंडीशनलिटी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हम पढ़ते थे संप्रभुता, संप्रभुता। अब इसका मतलब कहेंगे भाई संप्रभुता, इसलिए आज की दुनिया में अगर सोच के देखिए, आईएमएफ से कोई मामला बनता नहीं। अच्छा दूसरा जरा देखें, सगी बहन आईएमएफ की कौन है? वर्ल्ड में द ट्विंस। और याद रखिए, इन पर भी कंट्रोल किसका है? G7 पर। तो हमारे पास क्या है दोस्तों? और अच्छा दूसरा, लेकिन ये आईएमएफ क्या करती है, आईबीआरडी क्या करती है? ये लॉन्ग टर्म लोन देती है, शॉर्ट टर्म नहीं। इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन फॉर डेवलपमेंट। ये विकास के लिए लोन देती है, संकट के लिए नहीं। ये विकास के लिए। अच्छा लॉन्ग टर्म लोन का मतलब है 10 साल 15 साल, इसलिए आप देखेंगे। लेकिन समस्या ये है, आईबीआरडी लोन तो देती है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर विकासशील देशों को लोन थोड़े, उसमें भी पॉलिटिकल क्राइटेरिया होता ही है, कंडीशंस लगता ही है। आपने बात ध्यान किया होगा कि गुड गवर्नेंस का मूल विचार वर्ल्ड बैंक ने आगे किया था। बहुत सारे विचार तो वर्ल्ड बैंक क्या कहता आपको, यार ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है? तो आपको कई बार ये दुविधा होती होगी। इसलिए ये सारे लोग शर्त लगाते रहते हैं। और सवाल ये है कि आईबीआरडी पैसा देता है, अगर आईबीआरडी लोन नहीं देता है तो किसी विकासशील देश में आधारभूत संरचना का विकास क्यों नहीं हो पाया? व्हाट इज बेसिक प्रॉब्लम इन डेवलपिंग वर्ल्ड? वी आर स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर।
हमारे यहाँ तो आधारभूत संरचना आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। इसलिए आप याद रखिए, ऐसा लगता है पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हमारे खिलाफ चल रहा है। और दूसरी बात है, टेक्नोलॉजी है नहीं और कुल मिलाकर हम बेचते क्या है? कच्चे पदार्थ बेचते हैं, कच्चे पदार्थ। इसे याद रखिए। अब बताइए, ग्लोबल गवर्नेंस में और इसके अलावा भी देख लीजिए, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, एमएनसीज पर किसका नियंत्रण है? एमएनसीज पर किसका नियंत्रण है? दोस्तों, सारी दुनिया के टॉप एमएनसीज इन्हीं के हाथों में है, टेक्नोलॉजी इन्हीं के हाथों में है। दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा है ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं? अब बताइए दोस्तों, भाग जाएं कि रहें? इसे पहला पॉइंट लिख लीजिए। और जरा आईएएस के एग्जाम को आप देखिएगा, इसी टॉपिक से सवाल पूछा गया है, क्या आज भी विश्व अर्थव्यवस्था विकासशील देशों के प्रति बहुत प्रतिकूल है? प्रतिकूल तो है दोस्तों। हम विकल्प बताएंगे, विकल्प क्या किया जाए? याद रखिए, जब हम प्रतिकूल परिस्थितियां देखते हैं तो हमारे मन में कई विचार आते हैं, कई विचार आते हैं। पहला, नहीं कल नहीं बेटा, अरे मैं घड़ी में देख रहा हूं, कल कल कल। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती तो हमारे मन में क्या विचार आते हैं? पहला, भाग जाए, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम के, बड़ा पराये एस्केपिज्म का विचार आता है। यार दुनिया बड़ी बेकार है ना, न मेरा कोई, न हम किसी के, न कोई हमारा। ऐसा दुनिया में विचार ना, पहला एस्केपिज्म। अच्छा, विश्व में भागने कोई विकल्प नहीं, भाग के कहा जाएंगे? दूसरा है क्या कुछ लोग अपनाते हैं ना, दुनिया में बड़ी समस्या है, पीता हूं गम भुलाने को। कई लोग इसको ये क्या कर शुरू कर दिया, उनका बड़े गम है दुनिया में, 2 ढक्कन लो सब गायब। एक व्यक्ति तो मुझसे मिला, उसने हमें कहा ये चीज क्या? उनके दिल्ली में प्रदूषण इतना ज्यादा है कि सब खत्म हो जाता है इससे। हमें कहा अच्छा, कमाल की बात है दोस्तों। और तीसरा है ना, दुनिया में कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, इसी दुनिया में रहना है तो हम इसे चेंज करेंगे। क्या दृष्टिकोण अपनाया जाए? कैसे? कल बात